हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7 जो कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 है ना, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो अब तक हमने देखो क्या है ना कि आप अगर थोड़ा सा सोचोगे तो आपको ये लगेगा कि अब तक हम जितनी भी चीज़ें पढ़े थे वो सारी की सारी हमारी क्लास 10th की चीज़ थी, लेकिन अब यहाँ से जो आपकी है ना वो एक प्योर क्लास 12th की टॉपिक है ना, दैट मीन्स लेंस मेकर फॉर्मूला। तो हम पर्टिकुलर इस वीडियो में बात करेंगे केवल और केवल लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में, जो कि आपको ये फॉर्मूला लाना है, इसको हम डिराइव करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ एक डेरिवेशन की तरह, और इसके बेसिस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे इजी एंड डिफिकल्ट। डिफिकल्ट केवल बोलने को है, बात मेरी समझना, डिफिकल्ट केवल बोलने को है। तो पहले हम इजी वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर हम एक बेसिक सी थ्योरी देखेंगे, बहुत ही अच्छा सा थ्योरी देखेंगे, मजा आ जाएगा आपको देख करके, कहोगे वो वाह सर मतलब मजा आ गया आपको। हाँ सर, ये चीज़ मेरे को पहले से पता थी बट मतलब क्लियर नहीं था, लेकिन अब सर मजा आ गया, है ना। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम जो है फिर से हम न्यूमेरिकल देखेंगे, बट पहले हम अपना नॉर्मल वाला जो भी हम अपना न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो जैसा कि नाम से ही लग रहा है भाई, क्या है ये लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला का देखो, अगर कहने का सीन क्या है ना कि जितने भी मार्केट में हमारे जो लेंसेज आते हैं वो सारे के सारे लेंसेज हमारे इसी फॉर्मूले के बेस पर बनाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा, आपने सुना होगा एक थिन लेंस फॉर्मूला, आपने सुना होगा ना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, आपने वो एक सुना होगा, ठीक है। तो वो इससे डिफरेंट है, यानी कि देखो जैसा कि आप फॉर्मूले से देख पा रहे हो कि 1/f इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 है। मतलब क्या है कि हमारा जो लेंस मेकर, देखो हमने देखो साफ साफ कहने का मतलब क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला मतलब कि इस फॉर्मूले के ही बेस पर हमारे क्या होंगे, सारे के सारे हमारे जो लेंसेज होंगे वो सारे के सारे इसी फॉर्मूले के बेस पर बनाए जाते हैं। अब देखो आप यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो लेंस मेकर फॉर्मूला है, दैट मीन्स जो पर्टिकुलर लेंस की जो फोकल लेंथ है वो डिपेंड कर रही है किस पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, कि हमने भाई ग्लास जो है हमने क्या लिया है, और पर्टिकुलर और किस पर डिपेंड कर रही है, हमारे रेडियाई ऑफ कर्वेचर पर भी डिपेंड कर रही है। कहने का मतलब नहीं समझ रहे, जैसे मान लो बेसिकली हम इसमें बात करेंगे केवल और केवल अपने कॉन्वेक्स लेंस की। देखो हम जैसे मैंने आपको बताया था कि लेंस बेसिकली बनता है कैसे, तो आपने कहा सर मेरे पास अगर मेरे पास एक स्फेरिकल ग्लास है, तो क्या क्या हमने ग्लास का, मान लो हमने ये वाला पोर्शन ले लिया, ग्लास का हमने थोड़ा सा इधर वाला पोर्शन ले लिया, और दोनों पोर्शन को आपस में हमने जोड़ दिया। दोनों इस वाले पोर्शन को देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जो था यानी कि ये वाला पोर्शन है ना, और देखो ये वाला पोर्शन, इन दोनों को हमने आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो हमारा क्या बना, एक लेंस बना। और इस टाइप की लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई कि कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं और कॉनकेव किसको बोलते हैं, है ना। तो आप यहां से देख रहे हो कि देखो यहाँ पर जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर होगा वो इसके लिए अलग होगा और इसके लिए अलग होगा, है ना। तो इसके लिए मान लो अगर हम R1 लेते हैं, इसके जो भी ले, है ना, यानी कि यहाँ से ये हमारी भाई देखो दो लेंसेज है ना, दो लेंसेज है, तो दो लेंसेज तो क्या होंगी, इसकी देखो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगी। ये वाली जो लेंस है, ये वाली जो लेंस आपको दिख रही है, इस वाले लेंस की क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो अलग होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। और इस वाले लेंस के लिए, इस वाले लेंस के लिए देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, समझ रहे हो ना। तो यही सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी, यानी कि हमें ये चीज कह लेना है, इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल से देखने वाले हैं। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, चलो समझते हैं इसे। ओके, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है, और पीडीएफ में उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को भी बाद में लगाओगे, बट पहले समझने के बाद, समझने और समझाने के बाद स्टार्ट किया जाए। ओके, देखो सिंपल सा ये है क्या, वही हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, दैट मीन्स क्या है भाई, हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला का मतलब क्या है कि बेसिकली हम यहाँ से क्या करेंगे, हम अपना एक मतलब जो भी लेंस मेकर है, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि आप जो है घर बैठे, अब चलो सर हमें तो फॉर्मूला आपने दे दिया, हम सर चले अब बैठे घर बैठे लेंस बना लेना ना, वो सब सारा काम फर्दर आप करोगे जब किसी आप कंपनी में जाओगे, तब फिर वहाँ बनाना सीखोगे। फिलहाल यहाँ पे हम घर पर नहीं बना सकते भाई, ग्लास को काटना पड़ेगा, क्या सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली क्या है कि इट रिलेट्स, बेसिकली क्या है भाई, लेंथ मेकर फॉर्मूला क्या है, तो बेसिकली एक ये रिलेशन है किसके किसके बीच का, फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ को रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल। मतलब आप कोई ग्लास लोगे तो हर ग्लास की अपनी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मत बोलना सर क्या होता है, हर मटेरियल का अपना एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो चाहे ग्लास हो, चाहे वाटर हो, चाहे डायमंड हो, चाहे मिट्टी का ऑयल हो, कुछ भी हो, वाटर हो, एयर हो, हर की सभी की अलग होती है। एयर की बेसिकली हम कितनी मानते हैं, 1 मानते हैं, है ना। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल की 1 से कम नहीं हो सकती, पहली चीज मैंने आपको भी ये चीज बताई थी। सब सारी चीज हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, देखो। अच्छा, तो एक बेसिकली रिलेशन है जो कि एफ जो है रिलेट करता है अपने आप को किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेट करता है, और पर्टिकुलर उस और जितने भी हम मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ले रहे हैं, मतलब हम लेंस की कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर ले रहे हैं, यानी कि सिंपल सा एक रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और रेडियस ऑफ कर्वेचर का और फोकल लेंथ का, ठीक है। और इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम किसी भी फोकल, अपने रिक्वायर्ड फोकल लेंथ की क्या बना सकते हैं, जो है
लेंस बना सकते हैं। क्लियर? अब ये ऑब्टेन कैसे करते हैं, ध्यान समझना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखो समझते हैं कि हम इसको ऑब्टेन कैसे करें। तो ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले बोलता है ना कि कुछ एजम्पशंस मानने के लिए बोलता है। बात समझना, कुछ एजम्पशंस बोलता है कि जब ये आप लेंस मेकर फॉर्मूला जब ये डिराइव कर रहे होगे तो इसको डिराइव करने के लिए आप क्या एजम्पशंस कंसीडर करोगे, कौन कौन से एजम्पशंस आप मानोगे। तो सिंपल से कुछ एजम्पशंस जो उनको हम जल्दी से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चीज। ओके देखो बच्चे समझते हैं, इस चीज को हम करेंगे तो एजम्पशंस भी आप जो है ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। तो क्या करना है, बेसिकली हम एक जो है कॉन्वेक्स लेंस का जो हम लेंस मेकर फॉर्मूला है वो देखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस का कहें या फिर कॉनकेव लेंस का कहें, दोनों का सेम आएगा, ठीक है, ध्यान समझना। तो हमने कहा सर बेसिकली क्या बोलना है भाई, हमें जो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए करना है। तो मान लेते हैं भाई कि मेरे पास जो है एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो देखो इसमें एजम्पशंस क्या करने हैं, ठीक है। एजम्पशंस सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें जो लेंस लेना होगा ना वो बहुत ही थिन, मतलब कि बहुत ही पतली लेंस लेनी होगी, ठीक है। कैसी लेंस लेनी होगी, बहुत ज्यादा मोटी मतलब बहुत ज्यादा मोटा बहुत ज्यादा मोटी लेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। लेंस की जो थिकनेस है ना बहुत ज्यादा मोटी या मोटा नहीं होना चाहिए। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, देखो दूसरी चीज क्या है कि अब देखो हमने भाई लेंस को थिन लिया है तो इसका देखो इसका हमें फायदा क्या मिलेगा, हमें लेंस को कुछ इतना थिन लेना है कि देखो बात समझो। जैसे मान लो हमने कहा सर यहाँ पर अगर मेरे पास अगर ऑब्जेक्ट है तो अगर हम देखो अगर हम इसके सरफेस से, ठीक है, अजम्पशंस में बात कर रहे हैं, अजम्पशंस में हमने जो लिखा ना उसी को आपको समझा रहे हैं। हमने कहा सर हमें लेंस इतनी थिन लेनी है, हमें लेंस इतनी पतली लेनी है कि इसके सरफेस से, मान लो भाई इसके दो सरफेस होंगे ना, एक ये सरफेस होगा एक इधर वाला सरफेस होगा ना, दो सरफेस होंगे, ये पहला सरफेस ये दूसरा सरफेस का भी नाम ही हम देंगे, मान लो ये ए और ये मान लो पूरा का पूरा मान लो हमने कह दिया, मान लो हमने ये मान लिया बी, ओके, और ये हमने मान लिया सी। तो ए बी सी हमारा ये एक ए बी सी एक सरफेस है, समझ रहे हो। फिर एक इधर वाला एक सरफेस होगा। तो हमने कहा कि सर हमें लेंस इतनी पतली लेनी है कि इसके सरफेस से जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होनी चाहिए इसकी ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस से। यानी कि यहाँ की डिस्टेंस की बात करें या ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस की बात करें, दोनों की डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी। पहली चीज, पहला जंक्शन समझ में आया। दूसरा देखो, दूसरा जंक्शन क्या है कि हम जो अपने ऑब्जेक्ट को लेंगे, भाई आपको पता है कि लेंस हो चाहे मिरर हो, अब हम अपने ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं, इधर लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो दूसरा जंक्शन है वो दूसरा जंक्शन क्या लेना है कि आपको जो ऑब्जेक्ट लेना है ना वो एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट लेना है। कैसा ऑब्जेक्ट लेना है भाई, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट कैसा लेना है, पॉइंट साइज का लेना है। दूसरी बात समझ में आई, ओके। देखो तीसरी एजम्पशन जो माननी है, हम ये मान करके चलेंगे कि इसका जो अपेर्चर है, अपेर्चर मैंने आपको बताया था मतलब कि बहुत ही छोटा सा, मतलब इस तरीके से, ठीक है, बहुत ही छोटा सा जो है आपको, मतलब इसकी जो डायमीटर होगी ना लेंस की वो बहुत ही छोटी रखनी है। अब देखो, अब अगर डायमीटर अगर आप अगर छोटी रखोगे, मतलब लेंस की अपेर्चर अगर आप काफी ज्यादा छोटी रखोगे तो जो एंगल बनाओगे नॉर्मल ये प्रिंसिपल एक्सिस से, जो एंगल बनाओगे ना प्रिंसिपल एक्सिस, जब आप इस पर जब कुछ चीज जब फॉल कराओगे तो ये जो एंगल बनेगा वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। ये तीन चार एजम्पशंस तो आपको मानने। पहला एजम्पशन समझ में आया, बहुत ज्यादा थिन होनी चाहिए, जिसकी बेसिस पे थिन होगा तो हम इसके सरफेस से यहां तक की डिस्टेंस बोले या यहां से यहां तक की डिस्टेंस बोले, दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। पहला एजम्पशन। दूसरा एजम्पशन क्या है, दूसरा एजम्पशन क्या है कि हमें देखो दूसरा एजम्पशन हमने क्या बताया था, ओके, कि इसकी जो अपर्चर है वो बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा एजम्पशन क्या है कि हमें जो ऑब्जेक्ट लेना है वो पॉइंट साइज का लेना है। वर्ड्स पे ध्यान दो, कैसा लेना है, पॉइंट साइज का लेना है। अब हमने अगर अपर्चर अगर में छोटा लिया है तो चौथा जंक्शन हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि हम जो भी इंसिडेंट रे फॉल कराएंगे है ना, वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा। ये बेसिकली हमारे तीन चार जंक्शंस हैं। इतनी बात आपको क्लियर है, ओके। देखो अब अगर इतनी बात क्लियर है ना, तो हम बात कर रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ओके। तो सबसे पहले हम क्या बना ले भाई, एक कॉन्वेक्स लेंस बना ले, थोड़ी सी पतली सी, मोटी सी नहीं बनानी है, ठीक है भाई, थोड़ा पतला बनाना है, मोटा नहीं बनाना है, मतलब क्या ही है सर, आप जेंडर इक्वालिटी है, चलो ठीक है जो भी ओके। तो ये हमारे पास क्या है कि हमारे, अरे यार ये, ओके देखो अब थोड़ा माहौल शांत है। तो हमने कहा सर हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है और हमने इसको किसी एयर वाले मीडियम में रखा है। तो भाई ये इस लेंस के इस तरफ भी क्या होगा, एयर होगा। तो मान लेते हैं कि इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मान लो n1 है। इस लेंस के इस तरफ भी क्या है, एक एयर है, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। और ये जो लेंस के अंदर का जो भी पूरा मटेरियल होगा वो हमारा बेसिकली ग्लास से, मतलब ग्लास है, तो इसकी मान लेते हैं कि इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इस लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मान लेते हैं n2 है। क्या है भाई, n2 है, ध्यान समझना है ना। तो हमने कहा कि मान लो हमारे पास कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था किसी इस हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था O। क्या था भाई, O था, है ना।
अब क्या हुआ, ओ से क्या होंगी, बहुत सारी रेज निकलेंगी, इधर उधर इधर उधर, आपकी तरफ, इसकी तरफ, उसकी तरफ, उसकी तरफ, सबकी तरफ जाएंगी, है ना। बट हमें हमें क्या लेना, हमें तो कोई एक रे की बात करेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, एक रे हमारी ऐसी गई, बहुत सारी रे निकली हुई ना यहाँ से, तो एक रे मान लो ऐसी गई, ये यहाँ पर गई। तो देखो मैंने आपको ये चीज बताई थी क्या, कि अगर कोई भी अगर एक सर्किल होगा ना, कोई भी अगर एक सर्कल होगा, तो उस सर्कल अगर आप क्या करोगे कि अगर जैसे देखो हमने कहा कि सर अगर इस पॉइंट से ऐसे समझो, हम अगर इस पॉइंट से होते हुए अगर मतलब ऐसे समझो कि अगर इस सर्कल पर अगर आप एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करना चाहते हो, तो वो परपेंडिकुलर हमेशा कैसे जाएगा, वो परपेंडिकुलर हमेशा जाएगा आपके सेंटर से। वो परपेंडिकुलर हमेशा कैसे जाएगा, सेंटर से जाएगा, समझ रहे हो, वो हमेशा सेंटर से जाएगा। जैसे मान लो आपने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 90 डिग्री, आपने यहाँ ड्रॉ किया तो यहाँ पर क्या बनेगा 90 डिग्री, आपने यहाँ ड्रॉ किया 90 डिग्री, समझ रहे हो। ऐसे चाहे जितनी भी लाइन ले जाओ, अगर है ना, अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, ऐसी बात समझो कि अगर आप किसी सर्कल पर अगर एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, तो वो नॉर्मल हमेशा हमारे किसे जाएगा, उसके सेंटर से जाएगा। तो मैंने कहा सर हमारे पास अगर ये लेंस है, बात समझना, आपने कहा सर ये मेरे पास एक छोटा सा नन्हा समझना सा अगर लेंस है, तो अगर हम इसका, तो बेसिकली ये लेंस क्या होगा, हमारे किसी एक स्फीयर से मिलकर के बना होगा। तो मान लो अगर हम इस वाले लेंस का अगर हम पूरा का पूरा अगर एक स्फीयर अगर ले लें, तो कुछ ऐसे होगा, और इस वाले का अगर ले लें तो कुछ ऐसे होगा, समझ रहे हो। तो अगर ऐसे होगा तो इनका क्या होगा, इनका यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, है ना। तो हमने माना कि हमने कोई एक लेंस लिया है, और इधर वाले लेंस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो मान लो कहीं यहाँ पर है, समझ रहे हो, यहाँ पर है कहीं, ठीक है। और इधर वाले लेंस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इधर वाले लेंस का जो सेंटर ऑफ, इधर वाले लेंस का दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है, इधर वाले लेंस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ पर है। ऐसा करते हैं, उसी को बुला लेते हैं, वही पढ़ा देगा, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो। इधर वाले लेंस का क्या होगा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। अरे यार गड़बड़ी आते हैं एकदम। ओके ठीक है, चलो बहुत ज़्यादा इसमें लग रहा है इंक भरा गया है ना, आज हर काम डिले हो रहा है। ओके ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई भाई, हमारी ये दो लेंसेज हैं, तो एक का मान लो हमने कहा इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लो ये C1 है, और इधर वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो C2 है। अब ऐसी बात है, तो अगर ये C2 है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, R2 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, R1 होगी। बोलो इतनी बात आ रही समझ में, ठीक है। अब देखो हमने कहा कि मान लो अगर हम इस सर्किल पर अगर हम एक परपेंडिकुलर अगर हम लाइन अगर ड्रॉ करना चाहें, तो मैंने आपको क्या बताया कि वो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जाएगा। कहीं से भी आप ड्रॉ करो ना, है ना। आपने कहा सर हम यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, तो ऑब्वियस बात है बच्चे, वो हमेशा आपके सेंटर से होती हुई जाएगी। ये फैक्ट है, क्लास 9 10th की सब बातें हैं, सर्किल वाले चैप्टर की सब बातें हैं, ठीक है बच्चे। आप जब क्लास 9 10 में होंगे, सर्किल वाले चैप्टर से कितना डर रहे होगे, नहीं सर्किल हो गया, ट्राइंगल हो गया, बच्चे जो है बहुत ज्यादा डरते हैं इन सब चैप्टर से। वैसे इन सबका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, जैसे आप देख ही रहे हो, है ना। चलो फिलहाल आते हैं अपने वापस अपने टॉपिक पर। तो हमने कहा भाई ये हमारी क्या हुई, हमारी जो है इसका सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर ये R1 हो गया इस वाले लेंस के लिए, और इधर वाले के लिए हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, R2 हो गया। अब देखो तो अच्छा, यहाँ हमारी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी भाई, U होगी ना, माइनस में होगी, ठीक है। अच्छा देखो हमने कहा कि हमारी एक जो रे है ना, O से, ठीक है, इस लेंस के एक सरफेस पर, और हमने इस सरफेस का नाम दे दिया मान लो A और B और C। बात समझना, ये वाला सरफेस, इधर वाला सरफेस, ये जो दिख रहा है ना आपको, इधर वाला सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस, ठीक है, ABC। तो इस वाले सरफेस पर क्या हुई, फॉल हुई। अब थोड़ी देर के लिए हम ऐसे यहाँ पे समझते हैं कि ये जो हमारी जिस सरफेस पर फॉल हुई, देखो तो अब क्या होगी बेसिकली, अब थोड़ी देर के लिए ये समझो कि मान लो ये दूसरा वाला सरफेस नहीं होता, समझना मेरी बात। जैसे हमने पिछले वाले टॉपिक में हमने किया था, हमने कहा कि मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा हम समझ लेते हैं कि दूसरा वाला अगर सरफेस अगर नहीं होता, तो यहाँ से क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होना स्टार्ट होगा ना, यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन होना स्टार्ट होगा। अच्छा तो हम पहले यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने कहा कि सर जिस पॉइंट पर हमारी ये इंसिडेंट रे फॉल हुई है ना, तो उसके हम क्या कर ले, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा एक नॉर्मल होना चाहिए। तो देखो हम उसके करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे ना, मतलब भाई देखो अब बात समझना, कुछ बच्चे कहेंगे सर इधर से ड्रॉ करें कि इधर से ड्रॉ करें। अब मेरी बात बताओ, ये रे किस पर फॉल हो रही है, इस ABC वाले सरफेस पर फॉल हो रही है, तो इसका सर्किल इधर मिलेगा ना, तो सेंटर इधर मिलेगा। अगर सर्किल आप अगर ऐसे बनाओगे तो इसका सेंटर इधर मिलेगा, तो नॉर्मल जो होगी वो कहां से जाएगी, सेंटर से होती हुई जाएगी। आ रही बात समझ में। तो हम क्या करें, हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर ले। ये बात आपको क्लियर हुई, पहली बताओ।
ये नॉर्मल है, आप अपना एकदम स्केल से बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भी नॉर्मल हमने एक ड्रॉ किया। तो अब देखो, अगर हमने थोड़ी देर के लिए माना कि हमारा ये सरफेस मान लो नहीं है, और ये पूरा का पूरा हमारा जो मीडियम है वो मान लो N2, मतलब एक जो है ये पूरा का पूरा हमारा, सॉरी ये N1 मान लिया है क्या, N2 मान लिया क्या, ये हमारा N1 होगा, ये एयर है, ये एयर है, ठीक है, और ये हमारा बीच वाला क्या है N2। अब थोड़ी देर के लिए हम ये मानते हैं कि इधर वाला हमारा जो पूरा का पूरा जो सरफेस जो मीडियम है वो मान लो पूरा का पूरा N2 है। तो अब ऐसी बात है, जब आपकी रे, ठीक है, रेयर मीडियम से जब ये डेंसर मीडियम में चलेगी, जब रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जब चलेगी तो क्या होगी, बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। क्या होता है, बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड होगी। ठीक है, नॉर्मल की तरफ देखो, यही तो है ना नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। व्हेन रेज, है ना, गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर। हमने क्या माना थोड़ी देर के लिए कि ये सेकेंड वाला सरफेस है ही नहीं, ये मान लो कि इसका हम एक और नाम देते हैं एडीसी। ये एडीसी नहीं है, ये पूरा का पूरा इधर मीडियम क्या है, ये पूरा का पूरा मीडियम हमारा N2 मीडियम है। तो इधर हमारा रेयर है, यहाँ पे आप ये बता दो कि N1 इज लेस देन N2, ठीक है। तो ये पूरा 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 डेंसर है, तो क्या होता है, जब रेयर से जब रे डेंसर की तरफ जाती है तो बेंड रे हमारी क्या होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। तो हमारी ये नॉर्मल है, तो देखो ये रे क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पर जाकर के मिली, और यहाँ पे हमें जो है एक रियल इमेज मिली आई डैश। क्या मिली, रियल इमेज आई डैश मिली। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, अब ये जो आई डैश मिली है, ठीक है, तो अब हम इससे पिछला वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि जब हमारी कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती थी तो याद आया आपको N2 अपॉन वी, याद है ना वो वाला फॉर्मूला N2 अपॉन वी। तो मान लिया यहाँ पे हमें जो इमेज मिली है ना, ये हमारी इमेज है, हमने इसको कह दिया वी डैश। क्या कह दिया, यहाँ से यहाँ तक की, भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, वी डैश। तो हमने यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी यहाँ पे जो इमेज मिल रही है ना, तो इमेज की डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, हमने उसको क्या मान लिया, इमेज की डिस्टेंस को हम बेसिकली मानते हैं वी, बट ये हमारी एक्चुअल अभी इमेज नहीं होगी, समझ रहे हो, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या किया है, इस वाले सरफेस को नेग्लेक्ट कर दिया है। तो एक हमें वी डैश, मतलब कि एक हमें इमेज मिली जो कि इतनी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वी डैश है। तो इस चीज को देखो थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। क्या हमने कहा, हमने कहा कि सर बात समझना, देखो देखो ऐसे समझते हैं, हमारी ये जो इंसिडेंट रे थी क्या, OM, हमने इसका नाम क्या दे दिया, OM, ठीक है। तो हमने कहा सर हमारे पास इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे फ्रॉम O, दैट इज OM, मतलब ये कहां पर फॉल हो रही है, सरफेस ABC पर फॉल हो रही है। तो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बेंड्स, है ना, मतलब ये क्या हो जाएगी, ये मान लो ये जो है MN, है ना, मतलब MN डायरेक्शन में ये क्या होगी, रिफ्रैक्टेड हो गई। MN डायरेक्शन में क्या हो गई, ये MN डायरेक्शन में आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डायरेक्टेड अलोंग MN, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा लिख लिया जाए, कैसे, देखो हमने कहा दैट इज OM, ऐसे लिख लिया जाए क्या, दैट इज OM, कैसे लिख लिया जाए इसको, ओके, OM क्या हो गया, देखो बेंड हो गया ना, जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं, बेंड्स टुवर्ड्स MN, ठीक है, बेंड्स टुवर्ड्स MN। अच्छा, अब यहां पर हम ये मान लें कि इफ सेकेंड सरफेस इज अब्सेंट, है ना, मतलब हमने कहा कि इफ ऑलरेडी लिख चुके हैं, इफ सेकेंड सरफेस, समझ रहा थोड़ा सा बात, ठीक है, ये सब हमारे करने का तरीका है, ठीक है। इफ सेकेंड सरफेस, क्योंकि हमें इमेज ऑब्टेन करनी है, ठीक है। तो अब कैसे किया जाए, देखो अब यहाँ पे ये सेम वही वाला फंडा अप्लाई करें कि हमने जब कहा हमारे पास यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट की जब इमेज मिली, तो हमारी ये जो ऑब्जेक्ट है ना, सॉरी हमारी ये जो इमेज है ना, अब ये इस वाले सरफेस के लिए यानी कि ADC के लिए एक्ट करेगा एज अ ऑब्जेक्ट की तरह। वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमने कहा कि इफ सेकेंड सरफेस, दैट मीन्स कौन सा, ADC क्या हो जाए, मान लो अब्सेंट, क्या हो जाए, अब्सेंस हो जाए, है ना, अब्सेंट हो जाए, तो क्या होगा इन दिस केस, रे, कौन सी रे, हमारी MN, है ना, रे MN मीट एट पॉइंट I डैश, एट पॉइंट I डैश, ठीक है। अब ये जो I डैश है ना, विच इज, यानी कि ये जो I डैश है विच इज रियल इमेज फॉर्म्ड बाय सरफेस। कौन सी सरफेस के थ्रू बन रहा है, मेरे पास बताओ, कौन सी सरफेस के थ्रू बन रहा है, ABC, है ना, फॉर्म्ड बाय सरफेस ABC,
ठीक है। तो अब आपको पता है ये सरफेस ए बी सी के सेट इधर वाले सरफेस के थ्रू बना, बुक में ये कॉपी में आप अपने बना लो और इधर वाले सरफेस के थ्रू ये सब सारी चीजें देखते रहो, ठीक है। तो इधर वाले सरफेस के थ्रू क्या बन रहा है, आई डैश बना। तो आपको एक फॉर्मूला पता है ना, कि जब हमारी रे रेयर से डेंसर में जाती है तो हमें एक फॉर्मूला पता था, याद आया कौन सा? सो बाई फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? दैट मीन्स रे कैसे जा रही है, गोज टू रेयर टू डेंसर। अगर हमारी जो रेस है वो कैसे जा रही है, रेयर टू अगर डेंसर में जा रही है तो देखो कैसे हो जाएगा। तो याद करो कौन सा फॉर्मूला था, देखो हमारे पास था N2 अपॉन V। अब यहां से हम V क्या लेंगे, हम पहले फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, मेरी बात समझना। N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन, अच्छा, अब मेरी बात बताओ, R लेंगे या R1 लेंगे? चलो पहले तो हम एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। अब मेरी बात समझना, जब आप फॉर्मूले में जब आप रखोगे, रेयर से डेंसर में जाती है तो यही तो आप अप्लाई करते हैं ना। जब आप इस फॉर्मूले में जब आप रखोगे तो N2 की जगह तो N2 ही रखोगे। अब V, तो आपको V की जगह क्या रखना है, V डैश। भाई इमेज की डिस्टेंस कितनी है, आपने V डैश मानी है ना, तो N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U की जगह तो U ही रखेंगे, इज इक्वल टू, आप मेरे को यहाँ पे बताना N2 माइनस N1, तो ठीक है भाई। अब R की जगह बताओ बच्चे आप क्या रखोगे, R की जगह आप R1 रखोगे या R2 रखोगे? चलो बताओ, जल्दी बताओ। कुछ बच्चे कहेंगे सर R1 रखेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर R2 रखेंगे। देखो बेसिकली आपकी जो इमेज बन रही है वो कौन से वाले सरफेस के थ्रू बन रही है, इस वाले सरफेस के थ्रू बन रही है, बात समझना, इस वाले सरफेस के थ्रू बन रही है। और इस वाले सरफेस का आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना माना है, R1। सो क्या रखेंगे, R1। क्लियर है? तो R की जगह क्या रखेंगे भाई, R1। ये आपका बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अब हमने अभी जो सेकेंड सरफेस को, यानी कि अपने फिगर में देखो ADC को अभी हमने थोड़ी देर के लिए क्या किया था, हटाया था। अब उसको वापस लगा दो, समझ गए? हमने कहा देखो नाउ हमारी जो रे MN है क्या एक्चुअल में वैसे जाएगी? अभी हमने क्या एज्यूम किया था कि अभी हमारी जो सरफेस ADC है ना, इधर वाली सरफेस, इधर वाली राइट साइड वाली ADC है, वो वाली सरफेस नहीं है। तो अब हम, बट ऐसा तो है नहीं कि वो जो रे मतलब जो हमारी मतलब एग्जैक्ट इमेज वहां पर तो नहीं बनेगा ना, इतना तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि हमने वो थोड़ी देर के लिए माना था कि चलो ठीक है। अब मान लो कि अगर आगे वापस आ गई, मतलब हमने उस सरफेस को वापस अगर हमने ऐड कर दिया, तो देखो फिर से क्या होगा। नाउ हमने ये कहा कि जो MN से हमारी जो मतलब हमारी जो रे MN थी, जो रिफ्रैक्ट होकर के जो आई डैश बन रही थी, एग्जैक्टली अब वहां पर नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा? अच्छा सो बताओ कि आगे बनेगा पीछे बनेगा? अब ऐसी बात है, आई डैश के थोड़ा सा इधर ही बनेगा। क्यों? देखो रे हमारी कहाँ गई, पहले रे हमारी कैसे गई, रे हमारी गई रेयर से डेंसर में, रेयर से कैसे गई, डेंसर में। अब फिर डेंसर से कैसे आएगी, रेयर में ना। हमने ये क्या माना, हमने ये N1 माना है, ये हमारा N2 है और ये हमारा फिर से N1 है। तो फिर से डेंसर से कैसे आएगी, रेयर में। तो जब आपको पता है कि जब देखो, जब इस लेंस में जब एंटर करी ना, तो जब लेंस में एंटर करी तो ये कैसे चलेगी, डेंसर में चलेगी ना। तो जब डेंसर से वापस जब ये रेयर में आएगी तो आपको क्या पता है कि व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट बेंड्स, ध्यान से मेरी बात समझो, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर भागेगी, है ना। चलो देखो, हमने कहा यहां से ध्यान समझना, तो अब इस चीज को अब कंप्लीट करो। अब हमें ये एक कंप्लीट फिगर मिलेगा। देखो हमने कहा सर ऐसा नहीं है, क्या होगा कि हमारी जो रे है ना, यहां तक तो ऐसे बेंड हुई, ठीक, यहां तक ऐसे बेंड हुई और ये फिर ऐसे सीधे निकल गई। कब? जब हमने ADC सरफेस को इग्नोर कर दिया। लेकिन नहीं, अब हमें इसे अगर कंसीडर करें तो वापस हमने कहा सर रेयर टू कहां गई, डेंसर में। फिर डेंसर से कहां जाएगी, रेयर में आएगी। तो जब डेंसर टू रेयर में आएगी तो हमारी बेंड कैसे करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हम इस पॉइंट पर क्या कर लेते हैं, हम इस पॉइंट का एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अब बात समझो, ये वाला आपका जो सरफेस जो दिख रहा है ADC, तो इस वाले सरफेस के अकॉर्डिंग हमारा जो सेंटर होगा वो कहीं इधर होगा ना, इधर होगा, ये वाला सेंटर होगा, यहां वाला सेंटर होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस लाइन के करस्पॉन्डिंग, मतलब हमें इस वाले पॉइंट पर क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ कर लेते हैं भाई, बोलो। यानी कि ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये आपकी नॉर्मल है। कौन सी नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल एट, मिट गया क्या, नॉर्मल एट, देखो कहां पर, नॉर्मल एट N, ठीक है। और ये वाली जो लाइन खींचना, इसको आप बता दो कि ये हमारा जो लाइन है वो है नॉर्मल एट पॉइंट M,
ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब देखो क्या है भाई, ध्यान समझना, ये आपकी नॉर्मल है इस वाले सरफेस के लिए, ये वाली लाइन आपकी क्या है, नॉर्मल है। ध्यान समझना, ये वाली लाइन आपकी नॉर्मल है। तो आपको पता है कि जब आपकी रे डेंसर से रेयर की तरफ आती है तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो क्या होगी, अवे, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है। अब ये इधर तो जाएगी नहीं, ऑब्वियसली बात है, इधर जाने का मतलब कि ये नॉर्मल की तरफ जा रही है, तो इससे थोड़ा सा और ये इधर की तरफ भागेगी, भागेगी ना। तो ये मान लो कुछ ऐसे आई, ठीक है। अब ये जो हमारी होगी ना, कौन सी, ये जो भी आपकी जो रे है, मान लो हमने यहाँ पे एक हमने यहाँ पे कोई भी एक नाम दे दिया, मान लो आई दे दिया, ठीक है। यानी कि अब ये जो है एन आई, ये यहाँ पर आपकी, दैट मीन्स आपकी यहाँ पर क्या होगी, एक रियल इमेज बनेगी, एग्जैक्ट इमेज जो होगी वो यहीं पर बनेगी। ओके, तो हमने कहा देखो क्या हुआ, ये सब नॉर्मल का देखो खेल है ना। नॉर्मल क्या कैसे है, पहले इस बात को समझ लो स्टार्टिंग से। देखो अगर आपको कंफ्यूजन हुआ है तो एक बार वीडियो को फिर से जाओ पीछे, बहुत इजी तरीके से होता है। कभी कभी क्या होता है कि कभी चीजें एक बार में समझ में नहीं आती है ना, ठीक है। फर्स्ट हमें उसका एक क्या मिलता है, हमें उसका एक ब्लूप्रिंट मिलता है, देन अगर आप दोबारा देखोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। आई होप अगर आपको समझ में आया है, एक ही बार में समझ आया तो बड़ी अच्छी बात है, आगे बढ़ो, ठीक है। नॉर्मल का ध्यान रखो, नॉर्मल भाई रूल तो रूल हर जगह अप्लाई होगा भाई। अगर डेंसर से मीडियम में जा रही है तो बेंड्स टुवर्ड्स द डेंसर से अगर रेयर में जा रही है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर रेयर से अगर डेंसर में जा रही है तो क्या होगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये तो है ना, तो यही चीज तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल से देखो कंफ्यूज मत हो जाना, इस वाले सरफेस के लिए ये वाला नॉर्मल क्योंकि इसका सेंटर इधर है, इस वाले सरफेस के लिए ये वाला नॉर्मल क्योंकि इसका सेंटर इधर है। बस इतनी सी बात याद रखना है, ठीक है। तो हमने कहा कि ना हमारी जो रे थी, यानी कि जो एमएन रे है वो अब, ठीक है, वो आई डैश पर ना जा करके अब देखो कहां पर जा रही है, वो आई पर जा रही है। तो हमने कहा कि नाउ, हमने कहा इस केस में हमारा जो एमएन है, एमएन सफर है ना। अब क्या करेगा भाई, ये फिर से सफर करेगा, सफर अनदर रिफ्रैक्शन। ध्यान से समझ लो, बहुत आसान सी ये चीज है। अनदर रिफ्रैक्शन क्या होगा भाई, इस एमएन का फिर से एक दूसरा रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। कहां, कौन सी सरफेस पे, एट सरफेस, एट सरफेस देखो एडीसी है ना, एडीसी, एट सरफेस एडीसी। ओके, सो तो अब जब एडीसी पर होगा तो क्या होगा, ये बेंड्स होगी है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो इट मीन्स, दैट मीन्स एमएन है ना, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। देखो तो मान लो ये कहां पर गई, मान लो आई पर मिली, ठीक है ना। सो हम क्या कह देंगे, सो फाइनल इमेज, फाइनल इमेज ऑब्टेन एट पॉइंट आई। फाइनल इमेज हमें कहां मिली, आई पर मिली है ना। ओके, यानी कि ऑब्जेक्ट जो हमारा ओ, जो हमारा ओ ऑब्जेक्ट था उसकी हमें फाइनल इमेज कहां मिल गई, आई पर मिल गई। अब देखो, तो अब फिर से आप क्या करोगे, फिर से देखो, अच्छा यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि अब इस चीज के लिए, यानी कि जब हम बात करेंगे, जब सेकेंड सरफेस की जब हम बात करेंगे ना, तो अब सेकेंड सरफेस के लिए हमारा जो आई डैश होगा वो क्या करेगा, एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट नहीं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, यू से। तो अब इस केस में, दूसरे वाले केस में, अब इस केस में आप क्या कहोगे, हमने कहा कि सिंस हमारा जो आई डैश है एक्ट एज a virtual object, act as virtual object for surface ADC होगा ना। सो अब देखो, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी है ना, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, दैट मीन्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं यू। अब इस केस में हमारा यू क्या हो जाएगा, वी डैश, बोलो भाई, आई डैश और सरफेस डी, जो आपका जहां पे आपको जो सरफेस दिख रहा है ना, वहां से आई डैश की डिस्टेंस कितनी है, वी डैश आपने मानी है, तो u इज इक्वल टू क्या ले जाए, अब वी डैश। अब आपने कहा कि सर अब यहाँ पे जो सेकेंड वाले सरफेस की जब आपने बात करी, तो यहाँ पे अब हमारा रे जो है देखो कैसे जा रहा था, डेंसर टू रेयर। तो आपको फिर से एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, हमें फिर से एक फॉर्मूला याद है क्या, डेंसर टू रेयर वाले केस में देखो हमें फॉर्मूला याद है कि जब हमारी लाइट रेज डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या लगाते हैं, देखो हमारा ये जो है ना बस चेंज हो जाता है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सो बाई फॉर्मूला, बस आ गया, यही बस ध्यान में रखना था, आ गया देखो आ गया कैसे, तो बाई फॉर्मूला डेंसर से कहां जा रहे हैं भाई, रेयर में जा रहे हैं, डेंसर से रेयर में। ओके, तो अब हमारा जो N2 होता था वो क्या हो जाता था, N1 अपॉन
वी हम पहले फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। N1 अपॉन वी और माइनस N2 अपॉन यू और इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन, अब देखो अब बताओ यहाँ पे क्या रख दिया जाए। अब हमारा जो सेकेंड वाला जो रिफ्रैक्शन हुआ वो किसके थ्रू हुआ, सरफेस एडीसी के, और एडीसी का जो हमारा रेडियस होगा वो कितना होगा, R2 होगा। क्लियर है, रख दिया जाए, चलो इसमें रख दो। तो देखो N1 की जगह N1 ही रख देते हैं। अब देखो V तो हाँ ठीक है, V की जगह तो हम V ही रखेंगे, ऐसे समझो, ऐसे समझते हैं ना थोड़ा सा। देखो हमने कहा यहाँ पे हमें हमारा एग्जैक्ट में जब यहाँ पर बनेगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मान लेते हैं V, क्या मान लेते हैं V, ठीक है। तो क्या हो गया, N1 अपॉन V हो गया, ठीक है, N1 अपॉन V। अब देखो सो N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन, अब U की जगह क्या रखना है, V डैश, U की जगह क्या रखना है, V डैश इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगर आपने ये दो इक्वेशन अगर आपने समझ लिया, ठीक है, कैसे, प्रीवियस अगर आपने लेक्चर नहीं देखा ना, मतलब प्रीवियस के प्रीवियस वाला, दैट मीन्स लेक्चर नंबर के 5, ठीक है, इसके बाद की बात का, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 अगर आप जाकर के देखो वहां से, है ना, वो देखोगे तो ही आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, सर हाँ ये फॉर्मूला सर आप कहाँ से कैसे ले रहे हैं ना। अगर आपने स्किप किया होगा तो फिर गड़बड़ है, फिर स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला अगर आपने मिस किया है तो फिर गड़बड़ है। ओके चलो, आपको ये दो फॉर्मूले मिले ना। अब देखो बहुत ही आसान है, यहाँ से क्या करना है ना, आप इन दोनों फॉर्मूले को आपस में डिवाइड कर दो। क्या कर दिया जाए, सॉरी ऐड कर दो, क्या कर दिया जाए, ऐड कर दो। तो बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड हम इनको मिटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जगह की हो गई कमी, मिटा दिया जाए। चलो देखो मिटा दिया जाए, जल्दी से नोट डाउन कर लो। जहां भी अगर कंफ्यूजन है आप कमेंट करके बताओ, मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, नहीं मतलब पढ़ लिए ना बच्चे आप तो समझ लो याद, ठीक है। हाँ लेकिन प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि नहीं सर ने पढ़ा दिया तो सर याद ही हो गया, तो नहीं ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करो बहुत ज्यादा, ठीक है ना, ऐसा नहीं करते, प्रैक्टिस करनी है आपको। और कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, बहुत ज्यादा कोई बड़ी बात तो हम नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बातों में आपको समझाते हुए चल रहे हैं। कोई बहुत बड़ी बात तो हमने नहीं कर दी, किसी दूसरे प्लेनेट की हमने थ्योरी तो आपको नहीं समझा दी ना ये तो सिंपल है, हमने जो प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है हम उसी का यूज कर रहे हैं, है कि नहीं, है कि नहीं भाई, है कि नहीं, बिल्कुल है सर। चलो ऐड कर दिया जाए, चलो ऐड करो, इनको हम मिटाते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम लिख लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं ना। देखो चलो देखो बच्चे कैसे ऐड करेंगे, तो LHS वाले को LHS वाले में ऐड कर देते हैं, RHS वाले को RHS वाले में ऐड कर देते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन देखो हमारा क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन का देखो LHS क्या है, N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U। अब इसमें ऐड कर देते हैं क्या, देखो सेकेंड वाले का देखो LHS कितना है, प्लस, तो N1 अपॉन V और माइनस N2 अपॉन V डैश, यही तो रखेंगे, इज इक्वल टू। अब LHS वाले का देखो फर्स्ट इक्वेशन में, RHS वाले का देखो फर्स्ट इक्वेशन का RHS टर्म क्या है, N2 माइनस N1 अपॉन R1 और इसमें ऐड कर दिया जाए प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2। देखो N2 अपॉन V डैश, N2 अपॉन V डैश ये सब्ट्रैक्ट हो गया, दैट मीन जीरो हो गया, पूरा का पूरा टर्म जीरो। क्या बचा, N1 अपॉन U और प्लस में, तो इसको हम पहले जो है प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू, यहां से देखो ऐसा करते हैं ना, ये देखो N2 माइनस N1 है, यहाँ पे N1 माइनस N2, कोई बात नहीं, इसको N2 माइनस N1 बना सकते हैं, कैसे, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो N2 माइनस N1 अपॉन R1, यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो देखो क्या बचेगा, आपके पास बचेगा N2 माइनस N1, भाई माइनस कॉमन लेंगे तो सिंबल क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, अपॉन R2। अब देखो अब इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1, ये दोनों आपको कॉमन दिख रहा है ना। और यहाँ से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, N1 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से N1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1, एक मिनट, यहाँ से हम N2 माइनस N1 को ले लेते हैं कॉमन, सिंपल बेसिक सा मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं। ओहो ओके देखो, तो हमने कहा, हमने यहाँ सर क्या कॉमन ले लिया, हमने यहाँ से N2 माइनस N1 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये तो बचेगा। अब क्या करो, इस N1 अपॉन N2, इस N1 को इधर भेज दो, तो देखो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पर बचेगा, देखो क्या होगा, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन N1 और इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये होगा ना आपके पास, ध्यान से बात समझना, ठीक है। ये मान लो आपके पास इक्वेशन नंबर 1, हमने वहां पे 1 2 3, यहाँ पे आओगे आपके पास थर्ड। ओके, अब देखो, अब मान लो क्या, देखो माना कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो मान लो हमने थोड़ी देर के लिए इनफाइनाइट पर रख दिया, ठीक है। तो हमने कहा कि इफ
ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, दैट मीन्स u इज इक्वल टू क्या रखना है, इनफाइनाइट रखना है, तो रख दिया जाए। देखो क्या हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, देखो ध्यान समझना। अगर आपने, अब आप याद करो, आपने लेंस की, मैंने आपको इसके पिछले वाले, जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको लेंस की जो है ऑब्जेक्ट की मैंने आपको पोजीशन बताई थी कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होती थी ना, तो लेंस के केस में, ठीक है, आप ये कॉन्वेक्स लेंस के केस में आपको जो इमेज है वो कहाँ मिलता था, एट फोकस पर मिलता था ना, एट फोकस पर मिलता था। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर होगी तो v के जगह हम क्या फोकल लेंथ रख सकते हैं। नहीं समझे, कहाँ थी, इनफाइनाइट पर थी, रे चली थी, याद आया, फोकस से होकर के गई थी, एक दूसरी रे चली थी जो कि इसको क्रॉस करी थी, और ये दोनों रे हमारी कहाँ मिली थी, यानी कि हमने कहा सर हमारी जो इमेज, यहाँ पर हमारी एफ थी, और यहाँ पे हमने कहा सर हमारी जो इमेज होगी यानी कि वो किसके इक्वल होगी, फोकल लेंथ की। यहाँ से यहाँ तक हमारी फोकल लेंथ भी थी और यहाँ से यहाँ तक हमारी इमेज भी थी। याद आ गई बात, आ गई बात ना। चलो, तो इसीलिए सारे लेक्चर का इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि आप जो है छोड़ दोगे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या रख दिया जाएगा, f रख दिया जाएगा। अगर u इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा तो देखो क्या मिलेगा, 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू ये n2 माइनस n1, इसको ऐसे ही छोड़ दो, n2 माइनस n1 अपॉन n1, और ये हो जाएगा आपके पास 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, सो फाइनली देखो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n और 1/r1 माइनस 1/r2। बात समझना ध्यान से, ठीक है। ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर 4, और इसी इक्वेशन को हम कहेंगे क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला। देखो इसको थोड़ा सा और सुटेबल फॉर्म में लिखते हैं। बेसिकली अभी आपने यहाँ पर जो फिगर बनाया है, ऊपर वाला फिगर जो आपने बनाया है ना, तो आपने क्या किया है, आपने n1 और इसके बीच में, मतलब आपने एक एयर लिया है, मतलब एयर में आपने ग्लास को रखा है। ध्यान से बात समझना। अब यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला सारा का सारा टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला यूज करेंगे, ठीक है। आपने एयर में ग्लास को रखा है और इसके बाद भी फिर से एयर है, और ये हमारी n2 है। इस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगी ना, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर से एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स n1, ठीक है, दोनों तरफ n1। अब देखो ध्यान समझो, अब अगर हमने कहा सर अगर ऐसा है, ठीक है, तो एयर की हम बात करें तो हमने कहा कि अगर हमने इस ग्लास को अगर हमने एयर में रखा है तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो हमने कहा सर इस केस में n1 की, दैट मींस एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेते हैं, 1, ठीक है। और मान लेते हैं कि n2 हमारा मान लो n है, n2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट मींस n मान लिया जाए। n का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ध्यान से समझना, ये बात अभी हम आगे चल करके बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो हमने कहा सर हमने यहाँ पर ग्लास को रखा है किसमें, एयर में, तो हम किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अभी हम जब फर्दर एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे, है ना, उसमें हमें जब चीजें समझ में नहीं आएंगी तो हम उसके लिए एक थ्योरी देखेंगे जिसमें हम बात कहेंगे कि नहीं, अब हमने ग्लास को उठा करके कहाँ रख दिया है, वाटर में, तो डिपेंड करेगा कि उसकी जो फोकल लेंथ है, ठीक है, वो जो है इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, क्या होगा, अभी हम इस पर भी डिस्कस फिलहाल करेंगे। देखो मेरी बात समझना, तो हमने कहा इस केस में फिलहाल अभी हम अपने नॉर्मल अगर केस की बात करें, इस वाले केस की बात करें, तो अभी हमने ग्लास को हमने कहा रखा है, एयर में रखा है, दैट मींस हमने n2 इज इक्वल टू क्या ले लिया, हमने n लिया। n का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, तो रख दिया जाए फॉर्मूले में, देखो कितना हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू, देखो आप जब इस n2 की जगह n रखोगे तो कितना हो जाएगा, n2 माइनस इस n1 की जगह कितना रखोगे, 1 रखोगे, और अपॉन में तो n1 है ही, तो अपॉन में n1 का मतलब 1 कुछ नहीं, क्या बचेगा, 1/r1 माइनस 1/r2। और यही आपका मेन फॉर्मूला मिला किसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब सॉरी फोकल, मतलब कि देखो बात समझना, ये आपका फॉर्मूला देखो, अगर जो बच्चे यहां से अगर समझ पा रहे हो ना, समझना, ये जो आपका फॉर्मूला मिला है ना फोकल लेंथ का, तो वो फोकल लेंथ किसमें है, वो है हमारी इस फोकल लेंथ, पर्टिकुलर इस लेंस की फोकल लेंथ है, समझे, इस लेंस की फोकल लेंथ है किसमें, एयर में। अब क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि नहीं, एयर नहीं है, वाटर है, फिर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल समझो अभी यहाँ पे। तो बेसिकली ये हमारा मेन फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला यही है। इसके बेसिस पे मैंने आपको जो बताया था ना, वो जो इजी वाला मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना, इजी वाला क्वेश्चन, तो इसके बेसिस पे हम लोग बहुत ही इजी क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान है, सिंपल। अच्छा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये एफ समझ में आना चाहिए कि हमारी जो एफ है ना, यहाँ पे हमारी क्या है, फोकल लेंथ है, क्या है भाई, फोकल लेंथ है,
फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस का मतलब क्या, ग्लास, फोकल लेंथ ऑफ ग्लास, जो भी आपने ग्लास लिया, जो भी आप जिस भी आपने ग्लास का लेंस बनाया है, भाई बहुत सारे टाइप के ग्लास आते हैं, फ्लेंट ग्लास, पता नहीं क्या क्या नॉर्मल, बहुत सारे टाइप के ग्लास आते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ ग्लास, ठीक है, इन एयर, अगर हम बात करें इस वाले अपने इस वाले टर्म की अगर हम बात करते हैं तो इन एयर, हमने ये किस में लिया है, एयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ग्लास इन एयर। अब देखो ध्यान समझना है यहाँ पे बात, यहां पर अगर हम बात करें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की, तो बेसिकली हमने किसके लिए लिया है, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिया है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपका जो R1 होगा, ध्यान समझो, R1 होगा वो होगा पॉजिटिव, और जो R2 होगा वो होगा निगेटिव। नहीं समझे, आप ऐसे बनाते हो ना कॉन्वेक्स लेंस, ये आपकी कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये देखो ये आपका कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स सरफेस है। तो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए आप डिस्टेंस इधर लेते हो ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इधर होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आपका इधर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आप इधर लोगे ना, समझ रहे हो। ओके, तो यहां से यानी कि R1 आप क्या लोगे, जो R1 है वो आप लोगे पॉजिटिव, R1 क्या लोगे पॉजिटिव। और देखो जब इस वाले लेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसकी आप डिस्टेंस इधर से लोगे ना, यहां तक लोगे ना, तो इधर वाली डिस्टेंस को हम कैसे लेते हैं, निगेटिव, तो R2 कैसे लेंगे, निगेटिव। ये बात बताओ आपको क्लियर है, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा अगर हम बात करें किसकी, कॉनकेव लेंस की, है ना, कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करेंगे तो कॉनकेव लेंस के लिए देखो हमारा R1 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और जो हमारी R2 होगी ना वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात कहीं पे साइड में ऊपर लिख लो, कहीं भी ऊपर कोने में, कहीं भी उधर खोपचे में साइड में कहीं लिख लो, है ना। ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है न्यूमेरिकल के लिए। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो यहाँ से देखो मैजिक देखना, इस वाले फॉर्मूले के थ्रू पता है क्या, हम डायरेक्टली अपना वो थिन लेंथ वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो आपने क्लास 10th में आपने जो पढ़ा था, हाँ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वही चीज निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इस चीज को आपने लिख लिया होगा, है ना। ये ध्यान समझना, ये हमारे जो हमने जो फोकल लेंथ निकाली ना, ये हमारी फोकल लेंथ है किसमें, फोकल लेंथ ऑफ ग्लास या फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन घुमा देगा, बोल देगा कि नहीं हमने ग्लास को कहाँ उठा करके रख दिया, किसी वाटर में रख दिया, किसी लिक्विड में रख दिया, समझ रहे हो। तो उस केस में फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, समझते हैं अभी आगे फिलहाल। देखो कैसे कर सकते हैं, देखो कितना मजेदार चीज है, यहां से समझना। देखो हमने कहा आपके पास इक्वेशन, देखो आपके पास दो इक्वेशन नजर आ रही, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 देखो, अच्छा ये बताओ क्या ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो अगर ये दोनों, अगर इनके आरचेस अगर आपस में इक्वल हैं, ध्यान समझना, अगर इनके आरचेस अगर आपस में इक्वल हैं तो क्या इनके एलएचएस भी आपस में इक्वल होंगे, क्यों नहीं होंगे यार, बिल्कुल होंगे। हम कह रहे हैं भाई 3 बच्चे हो आप लोग, तीनों बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हो, बाकी अलग अलग स्कूल में पढ़ते हो। हम कह रहे हैं भाई पहला वाला बच्चा दूसरे वाले के इक्वल है, दूसरा वाला जो है वो तीसरे वाले के इक्वल है, तो पहला और दूसरा भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल ही तो होंगे। तो ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, इनके एलएचएस भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे ना। तो हमने कहा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ से देखो क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फिलहाल अभी इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे अगले वाले वीडियोज में, बट हम पहले इस सभी चीज को समझ रहे। तो यहाँ से एक छोटा सा डेमो आया कि आपका वो जो आया था ना, वो जो फॉर्मूला जो क्लास 10th में बड़े मजे से लगाते थे, तो एग्जैक्टली उसका रियल ओरिजिन यहीं से है, समझ रहे हो। फिलहाल जाने दो इसको, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला आपके पास ये है, और ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एज अ कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी और एज अ कॉनकेव लेंस के लिए भी। और कैसे पहचानते हैं कि सर कौन सा कॉनकेव लेंस है, कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने आपको बताया था कि अगर कॉन्वेक्स होगा तो उसके लिए हम एफ कैसे लेंगे, पॉजिटिव, एफ कैसे लेंगे, पॉजिटिव। अगर कॉनकेव है तो कॉनकेव के लिए हम एफ कैसे लेते हैं, निगेटिव। आ रही बात समझ में, कॉनकेव के लिए कैसे लेते हैं, निगेटिव, बस यही पहचान है ना। और मैंने अभी आपको R1 R2 अलग भी कॉन्सेप्ट बताया। तो अब आते हैं न्यूमेरिकल पर। देखो बच्चे, ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख डालो, ठीक है। लिख लिया, चलो देखो जल्दी से वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिख डालो। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे अभी तुरंत के तुरंत करना नहीं, बाद में नहीं छोड़ना, नहीं सर हम तो बाद में करेंगे, या नहीं बाद नहीं करना, आप मेरे साथ करोगे, ओके। चलो देखो क्या बोला, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस। ओके, क्या बोल दिया, डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको पता है भाई कि डबल कॉन्वेक्स लेंस हम कैसे बनाते हैं, हम ये बनाते हैं, हमारा ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से यहाँ तक हम लेते थे R1, इधर से यहाँ तक हम लेते थे R2, है ना, ऐसे तो लेते थे, सॉरी इधर से लेते थे R1, इधर से लेते थे R2। ओके, पहले R1 लेते हैं उसके बाद R2। चलो देखो, तो कह रहा है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस है, R 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ओके, दैट मीन्स अब देखो गिवन क्या है आपके पास, तो कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने आपको बताया R1 कैसे लेते हैं, प्लस में, दैट मींस R1 इज इक्वल टू, देखो कितना दिया, प्लस का सिंबल के साथ लिखोगे, प्लस का 10 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू कितना है
माइनस का 15 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, इफ फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हमारी ग्लास, यानी कि ये जो भी ग्लास है, ग्लास मतलब अब एक लेंस है, तो भाई हर किसी ग्लास की एक अपनी फोकल लेंथ होगी। तो ये बोल दिया कि इस फोकल लेंथ जो है वो कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि एफ इज इक्वल टू, अच्छा अब मेरे को बताओ एफ इज इक्वल आप कैसे लोगे, पॉजिटिव या निगेटिव। तो अब ऐसी बात है, आपने कहा सर हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम फोकल लेंथ कैसे लेते हैं, पॉजिटिव का 12 सेंटीमीटर। क्लियर है इतनी बात। कह रहा है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट मींस आपसे एन पूछ रहा है, या हम इसको बोल सकते हैं एनजी भी बोल सकते हैं। अगर केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोला है ना, तो इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर केवल ग्लास बोलता था, मैंने आपको बताया है कि अगर केवल ऐसे बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बस, तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट मींस हमारी ये ग्लास कहाँ रखी गई। अभी आपको इसकी अहमियत समझ में नहीं आएगी, जब अभी एक दूसरी वाली थ्योरी आने वाली है ना, उसको आप देख करके इस वाले क्वेश्चन का है ना, आप एक प्रॉपर तरीके से आप जो है लिखना आप स्टार्ट करोगे। देखो फिलहाल तो हमने कहा सर साफ साफ हमें, चलो छोड़ दो जाने, तो हम सर अभी आपको आगे वाली बातें बता दी, पीछे वाला वापस फिर से हमने कहा सर आपको अभी केवल और केवल एनजी निकालना है, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ग्लास जो है वो निकालना है। ओके, ये आपको निकालना है। तो सर हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, 1/FA। देखो सिंपल, अभी आप मान लो FA नहीं लगाओगे, क्यों, आपने कहा सर ठीक है फोकल, तो हमें देखो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है फोकल लेंथ पर्टिकुलर उस ग्लास की जिस मीडियम में रखी गई है, उस मीडियम में फोकल लेंथ क्या होगी। तो अभी ये कहाँ रखी गई है, एयर में, तो हम ये फोकल लेंथ कहाँ निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं उस ग्लास की फोकल लेंथ इन एयर। समझना, या फिर नहीं भी समझोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप केवल यहाँ पर 1/F भी लिख सकते हो। 1/F का मतलब ही क्या है कि पर्टिकुलर उस ग्लास उस लेंस की फोकल लेंथ, ठीक है। बस अभी फिलहाल आप मीडियम को भी आप ध्यान नहीं रख रहे हो ना, रखना है, क्या रखना है, क्या समझना है कि अभी हमारी ये ग्लास कहाँ रखी गई है, एयर में। तो हमने कहा सर 1/F इज इक्वल टू, मतलब कि पर्टिकुलर इस ग्लास की फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/F इज इक्वल टू, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला हम ये जानते हैं, n-1, तो n की जगह क्या रखोगे आप, एनजी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो यहाँ पे आप नहीं भी अगर आप एनजी लोगे ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 सॉल्व कर लो। देखो कितने आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलो वीडियो को पॉज करके जल्दी से सॉल्व करो, तो देखो कितना हो जाएगा, 1/F की वैल्यू कितनी है, 1/12 इज इक्वल टू n, आपको यहाँ से निकालना है, -1 आपको यहाँ से पता है, 1/R1 की देखो वैल्यू हम कितनी रखेंगे, 1/10 माइनस R2 देखो कितना रखेंगे, माइनस का 15, तो देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। ये बात समझ में आई भाई, R2 की जगह क्या रखोगे, -15 रखोगे ना, तो -15 और पहले से माइनस का क्या है 15 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, इसको प्रोसेस को सॉल्व करो तो देखो कितना मिलेगा। चलो थोड़ा सा जगह बचाते हैं, n-1 को n-1 ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व करें तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3, और प्लस यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 2 ठीक है। तो 3 + 2 दैट मीन्स 5, सो कितना बचा आपके पास फाइनली, 1/12 इज इक्वल टू n-1, और ये आ गया आपके पास 5/30, ठीक है। कट कर दो, 5 1 जा और 5 6 जा, कितना आ गया 1/6, इस 6 से इस 12 को कट कर दो, 6 2 12, कितना बच गया बच्चे, 1/2 इज इक्वल टू n-1/6। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, n-1 की निकालनी है, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, देखो क्या मिलेगा, 2 इंटू n-1 इज इक्वल टू 6, सो n-1 इज इक्वल टू 6/2, सो कितना बचेगा 3। अरे यार ओके, देखो कहाँ पर थे हम लोग, एक मिनट, देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ यहाँ पे देखो गलत हो गया ना, यहाँ पे केवल बचा 1 ना, तो यहाँ पे 6 कैसे बचा भाई। ओके हटाओ इसे यहाँ से। ओके देखो तो क्या बचा हमारे पास, n-1 इज इक्वल टू 1/2, सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1, तो 1/2 का मतलब कितना, 0.5, और 0.5 प्लस 1 दैट मीन्स 1.5, सो n इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों आपके पास 1.5। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसकी, ग्लास की, यानी कि ग्लास का मतलब जो लेंस यूज किया जा रहा है ना, जो भी जैसा भी, अब लेंस वो आप समझते हो कि लेंस हम कहाँ यूज करते हैं, किसी गॉगल्स में या किसी कैमरे के लेंस में, कहीं हर जगह यूज होता है लेंस का, ठीक है, किसी टेलीस्कोप में, कहीं भी। तो जो लेंस है उस लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितनी है, 1.5। समझ में आया, ये आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी, है ना, सिंपल सा कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं है। ये बात आपको समझ में आ रही, बताओ क्लियर है। चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी से। और देखो ये जितने भी हम न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं ना, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, या तो आपके एनसीईआरटी के हैं और
प्लस आए हुए हैं, और साथ ही साथ जो एनसीईआरटी के नहीं भी हैं, जो हम बताने भी जा रहे हैं, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आए हैं। तो आप पीडीएफ से ये सारे के सारे न्यूमेरिकल लगाओगे। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरे टाइप का भी देख लेते हैं। देखो जी, ये देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, वैसी बात है, जिसकी फोकल लेंथ है 2/3 टाइम, है ना, 2/3 टाइम्स द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द ईदर सरफेस। यानी कि इसका मतलब है कि कोई भी सरफेस हम ले लें, चाहे ऐसे वाला चाहे ऐसे वाला, दोनों किस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या है, सेम है। से तो मतलब पता चला ना, 2/3 ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईदर, है ना, कोई किसी भी सरफेस की रेडियस कर्वेचर आपस में इक्वल है, इसका मतलब यही है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मींस आपको एन निकालना है। चलो देखो, तो आपने कहा मेरे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ तो हमने मान लेते हैं, चलो कि हमारी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, मान लो R1 इज इक्वल टू, लेट कर लिया जाए कि R1 इज इक्वल टू R है, एंड R1 इज इक्वल टू R है, ठीक है, एंड R2 इज इक्वल टू, तो क्या लोगे, R ही लेंगे, लेकिन कैसे, माइनस के साथ। मैंने आपको बताया कि इधर वाले के लिए प्लस, इधर वाले के लिए माइनस, ऐसे मत करने लगना, ठीक। देखो इधर तो अच्छा, तो अब देखो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू, देखो कितनी हो जाएगी, 2/3 ऑफ 2/3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईदर सरफेस। तो कोई भी एक ले लो, दैट मींस R, 2/3 R हो गया। अब भाई पॉजिटिव लेंगे, क्यों पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि हमारी ये किसकी, कौन सी फोकल लेंथ है, सॉरी कौन सी हमारी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम जो फोकल लेंथ जो लेते हैं वो कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं ना। चलो, तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमने साफ साफ पूछ रहा है एन, कि पर्टिकुलर जिस मटेरियल से हमारा जो लेंस बना है ना, उस लेंस की हमें क्या निकालनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है। क्लियर है, दैट मींस आपको एन जी कह लो, एन कह लो, निकालना है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर अभी आप ये बातें नहीं समझ पा रहे हो ना, समझेंगे, टेंशन ना लो, बस सिंपल, कुछ नहीं सर, आपने क्या बताया सर, कुछ नहीं बोला, सिंपल। अभी हम हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, हम उसको कर रहे हैं, और क्या बोले, कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखो चलो, तो हमने कहा सर एन इज इक्वल टू हमें क्या करना है, निकालना है। ओके, तो हम फॉर्मुला जानते हैं, सिंपल, रख दो। चलो वीडियो को पॉज करके जल्दी से आप ट्राई करो, और अगर कर लोगे तो जल्दी से स्किप कर लेना इस पार्ट को। ओके, क्या जानते हैं भाई, फॉर्मुला 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, रख दिया जाए 1/f। तो 1/f की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2/3r, है ना, अपॉन में है ना, इसलिए। तो n हमें यहाँ से निकालना है, -1 हमें नहीं पता, सॉरी -1 हमें पता है, तो -1 की जगह 1 ही रख देंगे। 1/r1 की जगह रख देंगे r, देखो माइनस 1/r2, तो r2 की जगह क्या रखेंगे, -r। तो -r जब रखोगे बच्चे, तो ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्लस कर लें, बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा n-1, और ये मिलेगा क्या, 1 + 1, दैट मीन्स 2/r, ये तो मिलेगा। अच्छा, तो इसको अगर हम ऊपर पे दे, देखो क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास 3/2r, r तो नीचे ही रहेगा क्योंकि ये r2 के पास है ना, इज इक्वल टू n-1 और इंटू 2/r, ये तो होगा। देखो ये r से ये r कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। क्या बचा आपके पास, ध्यान से, गलती नहीं करना, 3/2 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, n की निकालनी है ना, n-1 को इधर ही छोड़ दो इसको यहीं सड़ने के लिए, n-1 3/2 अपॉन, इधर में देखो 2 आएगा तो कैसे आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। कितना आगे बच्चे आपके पास, सो आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, n-1 इज इक्वल टू 3/4, सो n इज इक्वल टू 3/4 + 1। ओके, सॉल्व कर लो, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, और 3 + 4 दैट मीन्स 7/4। इसको सॉल्व कर लो कि कितना आ जाएगा, तो 4 × 1 4 7 × 28, 2 4 5 × 20। ओके, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 1.75, यानी कि जो लेंस है ना, उस लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि जो भी ग्लास जिसमें मटेरियल का लेंस बना हुआ है, तो उस मटेरियल की यानी कि उस ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितनी है, 1.75 है। बोलो कोई दिक्कत है, ये सब आए हुए हैं क्वेश्चन आपके CBSE 2010 में, 2012 में सब क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि देखो अब भाई जैसे मेरे पास 2000 हम बात करें 10-12 की, तो मेरे पास थोड़ा सा थोड़ी सी जो है बुक पुरानी है, इस वजह से थोड़े से पीछे। अब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आया नहीं होगा, 2017 में नहीं आया होगा, 2018 में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है ना। कोई बात नहीं, लगाओ, ऐसा नहीं कि सर ने कहा नहीं इंपॉर्टेंट ही है, नहीं मतलब सर की बात जो है नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। ये मत समझना कि नहीं सर ने बोला है तो आएगा ही नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आपको सारे के सारे टॉपिक प्रैक्टिस करने हैं। ओके, देखो हमने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि हम आपको किसी एक टॉपिक को एकदम शॉर्टली बता दें, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि आप फिजिक्स में किसी एक टॉपिक को शॉर्ट में नहीं समझ सकते। वो सब भ्रम है, छलावा है कि नहीं हम तो सर जो है एक दिन में ये ऐसे कर लेंगे, वो एक दिन में वैसे कर लेंगे ना, एकदम भ्रम में मत रहना, ठीक है ना। बेशक कर लोगे लेकिन भूल जाओगे, ठीक है, बहुत जल्दी भूल जाओगे।
इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, है ना, एक टॉपिक को अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो ही फिर चीज़ें जो है ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल रहेंगी, तो ही फिर चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी। वो नहीं है कि मतलब नहीं फिर हमने तो हम हमें जो है हम वन नाइट फाइटर हैं, ये सब बातें नहीं करना, ठीक है। चलो फिलहाल जाने दो, आगे बढ़ते हैं, सब कभी और फिर बात करेंगे जब हमारा सिलेबस जब नियर अबाउट कंप्लीट होने को रहेगा तो बात करेंगे। और देखो है यार, मतलब कंप्लीट मतलब नियर अबाउट क्या, थोड़ा सा देखो जो है ना, कहते हैं ना कि भाई ऊपर वाला भी हमारे ऊपर थोड़ा सा मेहरबान हो गया, मतलब बोर्ड के टाइम थोड़े से आगे बढ़ गए। अब वो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली 31 दिसंबर को, है ना। चलो फिलहाल वो सब बात की बातें हैं। तो ये बात बताओ, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल्स हैं और ये आए हुए हैं न्यूमेरिकल्स, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। ओके बच्चा, देखो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आप पीडीएफ में वैसे देख लेना, लेकिन कोशिश करो कि आप पहले यहाँ पर लगाओ, ठीक है, और लगाया करो, यहाँ पर लगाया करो, ठीक है। चीज़ों को वो अलग बात है आपकी जो है आराम के लिए हम जो पीडीएफ जो है अपलोड कर देते, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं कि पीडीएफ के चक्कर में सर कि हम वीडियो ही नहीं देखेंगे। और हाँ, एक बात बतानी थी आपसे, मतलब बतानी नहीं थी, मतलब एज एक बात कह रहे हैं। मेरे ख्याल से लगता है कुछ बच्चे जो है ना वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड बच्चे आप मत क्या करो, ठीक है। डाउनलोड देखो करने से क्या है ना कि मेरा वीडियो जो है ऑफलाइन हो जाता है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको ज़रूरी है तो करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। लेकिन अगर नहीं ज़रूरी है, अगर आप पढ़ सकते हो बिना डाउनलोड किए, अगर आप पढ़ सकते हो तो आप बिना डाउनलोड किए पढ़ो। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मान लो आप के पास जो है डेटा वाला कुछ प्रॉब्लम है, कहीं और से डेटा ले करके आप डाउनलोड करके बाद में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट कोशिश किया करो कि बिना डाउनलोड किए आप देखो, ओके, है ना। तो थोड़ा सा मतलब क्या होगा, ऑफलाइन चला जाता है तो फिर उसमें एड्स जो है फिर नहीं आते हैं, ओके। और आपको पता ही है कि सारा का सारा जो सिस्टम है वो एड्स वाला है। भाई देखो, अगर कोई भी अगर मेहनत कर रहा है ना, तो हर एक बंदा अगर कोई भी मेहनत कर रहा है, अगर आप हो चाहे हम हो, तो हमें एक रिवॉर्ड चाहिए होता है ना। तो वो जब तक रिवॉर्ड नहीं मिलता है ना तब तक मज़ा नहीं आता। लेकिन फिर भी देखो मज़ा आ रहा है, मतलब अभी तो फिलहाल अभी कोई रिवॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन मज़ा आ रहा है। एक उम्मीद है क्या कि शायद बाद में मिलेगा। हम जो अभी मेहनत कर रहे हैं उसका हमें फल बाद में मिलेगा। जैसे आप अभी मेहनत करोगे तो आपको फल अभी मिलेगा ना, रिजल्ट मिलेगा, ठीक है सर। बहुत ज़्यादा सर आप जो है पता नहीं सर कहाँ कहाँ की बातें करने लगते हो। चलो देखो, इस क्वेश्चन का हम बस आपको हिंट दे देते हैं। क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोल दिया, ओके, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोल दिया। तो आप मेरे को बताओ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आप कैसे बनाते हो? ऐसे तो बनाते हो, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर हम आपसे कहें कि अगर आपके पास अब इधर का मान लो होगा R1, इधर का होगा R2, चलो आप मेरी एक बात का आंसर दो। अगर आपने कहा सर इधर आपके पास सर एक प्लेन दिख रहा है ना, प्लेन मतलब एक प्लेन जो है लेंस दिख रहा है, तो ये मेरे को बताओ प्लेन लेंस की, ध्यान से सुनो मेरी बात को, प्लेन लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है? इनफाइनाइट। नहीं भाई, अगर लेंस अगर मुड़ी है, हाँ, लेंस अगर मुड़ी है तो ही तो उसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो ही तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। लेंस मुड़ी ही नहीं, लेंस ऐसे सीधी है, तो कहाँ से ये इसका इसका बताओ, इसका कहीं भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर ही नहीं होगा तो इसका कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा नहीं। कहाँ होगा? इन्फिनिटी पर, इनफाइनाइट पर। यानी कि यहाँ से आपको एक बात समझ में आई क्या? ये सब चीज़ें आप पहले भी जानते थे, क्लास 10th वगैरह ये सब सारी चीज़ें हैं कि इस केस में अगर प्लेनो कॉन्वेक्स बोलता है यानी कि उसका हमारा जो एक वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना वो क्या होगा? वो होगा इनफाइनाइट। यानी कि हमने कहा कि मान लेते हैं क्या पूछ रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट मींस आपसे मान लो R1 पूछ रहा है, R1 आपको पता पूछना है, और मान लिया कि R1 इज इक्वल टू मान हम R रख देते हैं, ठीक है। और आपको R2 जो है ना वो क्या क्या लेना है? R2 इज इक्वल टू लेना है इनफाइनाइट। क्लियर है ये बात? क्योंकि एक उसकी जो प्लेन है वो मतलब एक उसकी जो लेंस है वो कैसी, वो प्लेनो है, प्लेनो कॉन्वेक्स। मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस बताया था 3 टाइप के, डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको कॉन्केव लेंस बताया 3 टाइप के, बताया थे ना। तो प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब कि R2 आपकी एक उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी क्या होगी? इनफाइनाइट होगी, ओके। हुज फोकल लेंथ, अब देखो फोकल लेंथ है यानी कि f दे दिया, कितना दे दिया? 0.3। अब ये कैसे लोगे आप? प्लस में लोगे। क्यों क्यों प्लस मिलेंगे? क्योंकि सर हमारी कौन सी लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम क्या लेते हैं? f को पॉजिटिव लेते हैं, ओके। तो आपको f दे दिया है, क्या बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दी गई कितनी? n इज इक्वल टू 1.5 दे दिया गया। सिंपल, आपसे R1 है, दैट मींस R निकालना है, तो फॉर्मुला अप्लाई करोगे, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है? n-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 रख दो। 1/f की वैल्यू देखो कितनी है? 0.3 इज इक्वल टू n की वैल्यू देखो कितनी है? 1.5 माइनस 1 और 1/R1, R1 की जगह क्या रख दिया जाए? R, और माइनस ये आपका हो जाएगा क्या? 1/इनफाइनाइट। इस वाले पूरे टर्म को हम हटा देते हैं, है ना, ये टर्म गया तो क्या बचा? 1/0.3 इज इक्वल टू, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचेगा? 0.5 इंटू 1/R। सो 1/R को आप यहीं पर छोड़ दो, 1/R को बोलो कि भाई ये थोड़े से यहीं पर हो, कितना हो जाएगा? 0.5
3 इंटू 0.5। सो फाइनली 1/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5 3 15, दैट मीन्स 0.15। सो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.15। ऊपर आ जाएगा ना ये पूरा, क्या ओके देखो ये ध्यान से देखना, मीटर में बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। जो फोकल लेंथ है वो देखो कैसे दी गई, मीटर में, तो ये भी कैसे आएगी, मीटर में, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कितना होगा, 0.15 मीटर। ओके, आप इसको आप चाहो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? ये देखो कितना मजेदार क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ और भी क्वेश्चन आप जाके की पीडीएफ से देख लेना, बट कोशिश क्या करो कि पहले पूरा वीडियो देखने के बाद ही, है ना, और चीजों को यहाँ पर करते चला करो। जो भी पीडीएफ में एक्स्ट्रा जो चीज क्वेश्चन है उनको आप फिर जाकर फर्दर सॉल्व किया करो। ओके, देखो अब यहाँ से थोड़ी सी हम बात ये समझते हैं, क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब ये बोलेगा ना कि जो आपकी लेंस, जो आपकी जो ग्लास है, जो भी लेंस है ना, वो अभी तक देखो हम क्या समझ रहे थे, अभी तक हम ये समझ रहे थे, हमारे पास देखो हमने कहा सिंपल सी बात है, अभी मेरे पास एक फॉर्मूला था, क्या, 1/f इज इक्वल टू n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2, हमने ये कहा था। और हमने अभी ये एज्यूम करके चला था कि हमारी जो ये जो n है, ये हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसकी है, ग्लास की। भाई देखो आपने कहा ना, देखो आपने ये तो कहा था ना, आपके पास सर ये लेंस है, और आपने ये लेंस देखो कहाँ रखा था, आपने एयर में रखा था। दैट मीन्स ये आपका था n1, ये आपकी थी n2, और ये आपका था फिर से n1। तो अभी आपने इस ग्लास को कहाँ रखा था, इस लेंस, ग्लास मीन्स लेंस, आपने इस लेंस को कहाँ रखा था, एयर में रखा था। तो अभी आप यहाँ पे जो n ले रहे थे ना, वो क्या ले रहे थे, अभी आप यहाँ पे n का मतलब आप क्या समझ रहे थे, आप ये समझ रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ लो अब यहाँ से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। और चाहो तो विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखो या ना लिखो, विद रिस्पेक्ट वाले में एयर को लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते ना, तो चाहे तो हम लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, और नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा अंडरस्टूड होगा कि n का मतलब क्या है। अगर यहां से जैसे मान लो ng यहां से हमने क्या कहा ng का मतलब ये क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। चाहे आप लिखो, चाहे आप इसको ng लिखो, मैंने आपको बताया है, चाहे आप इसको ng लिखो या आप इसे चाहे जो है ANG लिखो, बात देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अभी तक हम अभी ये फिनोमेना पढ़ते आए थे। ओके, नाउ अब यहां से क्या करना है कि नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब हमने कहा कि अब हमने इस लेंस को उठा करके कहाँ रख दिया, किसी लिक्विड में रख दिया। ध्यान से बात समझना बच्चे, किसी लिक्विड में रख दिया। देखो अच्छा, तो यहाँ पे हमने कहा कि सर अभी तक हम जो फोकल लेंथ निकालते थे ना, हम जो f निकालते थे ना, वो हमारी फोकल लेंथ ऑफ ग्लास या लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ग्लास इन एयर। एफ का मतलब अभी तक हम जो निकालते चले आए ना, उसका क्या मतलब है, हम ये निकाल रहे थे क्या, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। तो भाई अगर एयर में रखी हुई, बात समझना, अगर एयर में रखी हुई है तो हम फोकल लेंथ कहाँ निकाल रहे हैं, हम फोकल लेंथ, हम जो लेंस की जो फोकल लेंथ है वो किस में निकाल रहे हैं, एयर में निकाल रहे हैं। अब क्या हुआ कि अब इसी चीज को उठा करके, इस लेंस को उठा करके कहाँ रख दिया गया, किसी लिक्विड में रख दिया गया। यहां से कंडीशन स्टार्ट हो गई, बात समझना। हमने कहा नाउ, हमने ये कहा कि नाउ क्या हो गया, इफ वी प्लेस, समझते चलो, बहुत ही इजी सी चीज है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझते चलो। इफ वी प्लेस this lens in a liquid, किसमें रख दिया, इन अ लिक्विड, है ना, मतलब एयर से उठा करके हमने किसी दूसरे मीडियम में, दैट मीन मान लो हमने किसी लिक्विड में रख दिया, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, बात समझना, अगर हमने लिक्विड में रखा, नाउ फोकल लेंथ विल बी चेंज, बात समझो, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब सर यहाँ पर सवाल उठता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है बच्चे कि वो चेंज होगी कैसे, हमारी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, हमारी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, क्या होगा, तो वो डिपेंड करता है हमारे मीडियम पर। ध्यान समझो, देखो बेसिक सी बात हम आपको बताते हैं। जैसे आपने कहा कि सर अगर मेरे पास अगर एक, मान लो हमने कहा सर अगर मेरे पास अगर एक पतली सी लेंस है, एक बहुत ही पतली सी लेंस है, ठीक है, और एक बहुत ही मोटी सी लेंस है, मतलब सर मोटी मत बोलो, सर मोटा बोलो, हाँ ठीक है, बहुत ही मोटा सा लेंस है ऐसे। अब मेरे को एक बात बताओ कि इस दोनों लेंसेज में फोकल लेंथ किसकी ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, जो पतली लेंस होगी उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, जो मोटी होगी, मतलब जो मोटा होगा उसकी फोकल लेंथ कम होगी, है ना भाई। क्यों, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, तो फोकल लेंथ भी कम। इसका मतलब हमें यहाँ से एक बात समझ में आई, देखो ये तो हमने कहा कि सर हमारी जो फोकल लेंथ, ये सब सारी चीजें थोड़ी सी राइट साइड में यानी कि कहीं साइड में अपना लिख लेना। हमने कहा कि सर अगर थिन लेंस है ना, थिन लेंस है, क्या है, थिन लेंस है,
तो थिन लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, एज कंपेरिजन टू थिक। और थिक वाले की क्या होगी, एज कंपेरिजन टू इसकी जो फोकल लेंथ होगी क्या होगी, कम होगी। अब इसी चीज को अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में अगर समझे तो मान लो हमने कहा सर मेरे पास अभी एयर थी, समझना, हमने कहा क्या क्या कहा सर, अगर हम किसी ग्लास को अगर हम एयर में रख रहे थे, है ना, तो क्या हो रहा था, देखो एयर से अगर ये जब एयर से वापस जब रिफ्रैक्ट होकर के जब ये मतलब, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो हमने कहा, देखो ऐसे समझो, हमने कहा सर मान लो एयर है, ठीक है, और मान लो वाटर है, यार कोई भी लिक्विड है, वाटर का मतलब नहीं समझ रहे हैं, केवल एक लिक्विड है, लिक्विड में कुछ भी हो सकता है ना, लिक्विड है, तो अब ऐसी बात है, एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, और लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर देन 1 होती है, 1 से ज्यादा होती है ना, मोर देन 1, ठीक है, एन लिक्विड के केस में ये होता है ना। तो अब देखो, अगर देखो हमने कहा कि सर अगर ऐसा समझो, देखो हमने कहा सर कि अगर हमारी लाइट, अब बताओ ये बताओ कि लाइट जो है वो किस में ज्यादा बेंड होगी, बात समझना, लाइट बेंड किस में ज्यादा होगी, एयर में ज्यादा बेंड होगी या लिक्विड में ज्यादा बेंड होगी, तो अब ऐसी बात है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है लाइट उसमें ज्यादा बेंड होती है, जैसे कि डायमंड, डायमंड में बहुत ज्यादा होती है, मैंने आपको बताया भी था, डायमंड में जो लाइट है ना बहुत ज्यादा बेंड होती है, तो इसका मतलब है कि एयर में लाइट बेंड थोड़ी सी कम होगी और उसके कंपेरिजन में लिक्विड में जो लाइट की जो बेंडिंग है ना, वो थोड़ी ज्यादा होगी। तो अगर लाइट की बेंडिंग ज्यादा होगी, बात समझना, लाइट की अगर बेंडिंग ज्यादा होगी तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं, हमने कहा सर ऐसे था, मान लो एक एयर में रखा हुआ था, समझो इस चीज को थोड़ा सा समझो, आते हैं अपने वापस मेन मुद्दे पर आते हैं, बट पहले इस चीज को तो समझो आप। हमने कहा सर ये मान लो ये एयर में रखा हुआ था और ये मान लो हमारा ये किसी लिक्विड में रखा हुआ था, तो हमने कहा सर ये आई और जो है लाइट जो है मान लो अब एयर में है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसकी थोड़ी सी सॉरी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी। तो हमने कहा सर इसमें लाइट जो है बहुत ज्यादा बेंड नहीं हुई, इसमें जो है लाइट बहुत ज्यादा बेंड हो गई, तो बहुत ज्यादा बेंड हुई तो इसकी फोकल लेंथ ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब हमें एक यहां से रिजल्ट समझ में आया, बात समझ लो क्या, कि अगर हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम होगी, नहीं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी। ये तो बात पहले आप समझो, इस चीज को आप पहले समझ लो, ये सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं सर, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा ना। तो बेसिकली हमने कहा कि सर हमारी जो फोकल लेंथ है ना वो बेसिकली हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी, तो अगर हमारी जो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, और अगर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगी तो फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। देखो अब यहां से हमारे 3 कंडीशन अराइजेज होंगे, अगर हम आपको 3 कंडीशन अगर वो शॉर्ट में बता दें, अगर हम वो आपको 3 कंडीशन अगर शॉर्ट में बताना बच्चे, देखो पहली कंडीशन क्या है कि मान लो अभी हमारे पास, अभी हमारी ये जो लेंस थी वो कहाँ थी, एयर में रखी हुई थी, अब हमने इसे उठा करके कहाँ रख दिया, मान लो एक लिक्विड में रख दिया, और उस लिक्विड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बात समझना, उस लिक्विड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, हमने कहा ऐसा समझ लो, ओके देखो हमने कहा सर मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास की एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी और लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। तो अगर हमने अब उस ग्लास को उठा, अभी एयर में था, अब एयर से उठा करके कहाँ रख दिए, ग्लास में, किसी लिक्विड में रख दिए, किसी लिक्विड में रख दिए, और हमने ये कहा कि उस जो लिक्विड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अभी इस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। क्या है, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जिस लिक्विड में रखा गया है ना और जिस ग्लास को रखा गया है ना उस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड, ऐसा समझो, ठीक। तो क्या होगा इस केस में देखो, अच्छा तो ऐसे बात समझो, आपने कहा सर लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। तो अब ऐसी बात है कि आपने उसको लिक्विड में उठा करके रखा, तो अब उस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, तो अब ऐसी बात है आपकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, पहली केस, यानी कि इस केस में आपकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा कंडीशन क्या है कि हमारी जो ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, Ng, और लिक्विड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब केवल अगर हम Ng करें तो आपको समझना है क्या कि Ng का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और हमने कहा सर अब लिक्विड, हमने एक दूसरा लिक्विड लिया और उस लिक्विड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
ठीक है, NL, उस लिक्विड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो अब दोनों आपस में इक्वल हो गई, तो अगर आपस में अगर दोनों इक्वल हो गई तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारी जो फोकल लेंथ होगी ना वो हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है कि अब हमने कहा सर ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी, दैट मीन्स Ng, वो क्या हो गई, वो छोटी हो गई, किससे, लिक्विड की। हमने एक ऐसा लिक्विड ले लिया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है, NL की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। तो इस केस में ना पता है क्या होगा, देखो इस केस में आपकी जो फोकल लेंथ है, देखो आपने कहा सब हमारी अब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गई ना, समझ गए, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो गई ना, अब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो फोकल लेंथ होगी कहा जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, और साथ ही साथ इस लेंस का नेचर भी चेंज हो जाएगा। नेचर चेंज होने का मतलब क्या है कि अगर ये कॉन्वेक्स में होगा तो ये बन जाएगा कॉनकेव में, और अगर ये कॉनकेव में होगा तो बन जाएगा कॉन्वेक्स में। आपने कहा सर ये आप कैसे बता दे रहे हो, ये एक तो पहला तरीका है कि आप इसको एज अ एक मतलब नॉलेज की तरह याद रखो। ठीक है, हम इसको प्रूव भी करेंगे। प्रूव बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही इजी सा प्रूव है, बहुत ही इजी सा प्रूव है। पहले ये बातें आपने कॉपी में कहीं साइड में नोट डाउन कर लो, ऊपर की तरफ जहां भी खाली जगह है वहां पर आप ये चीजें पहले नोट डाउन कर लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। जिस लिक्विड में उठा करके रखे हैं उस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो एफ हमारी इंक्रीज होगी। भाई मैंने आपको बताया ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगी तो फोकल लेंथ बढ़ेगी। अच्छा, अब अगर क्या हो सकता है दोनों बराबर हो जाए, जिस ग्लास को आपने, यानी कि ग्लास का मतलब लेंस समझना है, बात समझो, ग्लास का मतलब लेंस समझना है, जिस लेंस को आपने उठा करके जिस लिक्विड में रखा, अब उन दोनों की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अगर आपस में अगर इक्वल हो जाए तो हमारी उस केस में हमारी जो फोकल लेंथ होगी ना वो इनफाइनाइट हो जाएगी, बहुत ज्यादा। मतलब कि हमारा जो ग्लास है वो एक्ट करेगा एज अ प्लेन ग्लास की तरह। और प्लेन ग्लास आपको पता है भाई, जैसा हमारी ह्यूमन आई है, तो हमारी ह्यूमन आई की जो फार पॉइंट है आप कहां तक मैक्सिमम देख सकते हो, इनफाइनाइट तक देख सकते हो। तारे सितारे देखते हो ना आसमान में, हाँ, विश करते हो ना, वही चीज ना। तो प्लेन हमारी आई की जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट है। तो इसी तरीके से अब हमारा ये जो ग्लास है ना वो एक्ट करेगा एज अ नॉर्मल ग्लास की तरह, और नॉर्मल ग्लास की जो फोकल लेंथ होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट। सिमिलरली अगर क्या हो कि अगर हम एक ऐसे लिक्विड में रख दे, इमेजिन करो, समझो, वर्ड्स को ध्यान से समझो। अगर हम इसको उठा करके किसी एक ऐसे लिक्विड में रखते हैं जिस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से यानी कि उस लेंस से ज्यादा है, तो हमारे, अब ऑब्वियसली बात है, हमने बताया सर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो उसकी फोकल लेंथ हो जाएगी डिक्रीज, और साथ ही साथ उसका नेचर भी बदल जाएगा। इन दोनों केसेस में नेचर नहीं बदलेगा, हाँ, इस बेसिकली इस वाले केस में तो नेचर नहीं बदलेगा। क्लियर है? देखो बहुत ही सिंपल सा स्टेप में हम इसको आपको फील कराएंगे ना, बहुत मजा आ जाएगा। देखो इतनी बात आपको समझ में आई, ये चीज देखो कैसे करते हैं, बात समझ रहा। देखो तो यहां तक आपने कहा कि ना हमारी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और कैसे चेंज होगी, आपको पता है कि अगर हमारी एन अगर डिक्रीज होगी तो एफ हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ये बात आपको सिंपल सी, इतनी बात आपको समझ में आई, कैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखना। देखो हमने कहा क्या हो, पहली कंडीशन हम बात करते हैं, फर्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे, हमने आपसे क्या बताया कि हमारी जो लेंथ की, इफ ऐसा समझो, इफ लेंस, बात समझना, इफ लेंस समझते चलो, ठीक है, इफ लेंस इमर्ज्ड, हम अब लेंस को क्या कर रहे हैं, इमर्ज्ड कर रहे हैं, इमर्ज्ड इन ए लिक्विड। हमने क्या किया, हमने लेंस को उठाया, अभी तो वो एयर में रखा हुआ था, बढ़िया से मजे में था। हमने कहा नहीं भाई मजा कैसे मार सकते हो, अगर हम परेशान है तो चलो तुमको भी परेशान करते हैं। हमने कहा कि चलो इफ लेंस इमर्ज्ड इन लिक्विड, ठीक है, हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, whose refractive index with respect to, अब ये बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, with respect to air, अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, अगर केवल हमने बोल दिया whose refractive index, अगर केवल कुछ भी whose refractive यानी कि लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ भी नहीं लिखा तो with respect to air, ठीक है, whose refractive index with respect to air is less than, भाई मैंने आपको बताया ना पहली कंडीशन, less than the refractive index of ग्लास। और मैंने अगर केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखा तो आपको क्या समझना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज लेस, ठीक है, हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन, सॉरी, ओके, ठीक है, हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ओके, दैट मीन्स हमने कहा, इसका मतलब साफ साफ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एन जी, और एन जी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए ए एन जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर हम आपसे बार बार बोल रहे हैं बच्चे कि अगर हम एन जी लिखते हैं
तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि एनजी का मतलब ही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर हमने ए नहीं भी लिखा है तो भी आपको समझना है क्या, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ए एन जी इज ग्रेटर देन ए एन एल, यानी कि उस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब यानी कि ग्लास की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो ज्यादा है। तो देखो कैसे, ओके तो यहाँ पे आपको दो बातें समझ में आ रही कि ए एन जी का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और ए एन एल का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये बातें हैं। तो हमने कहा कि हमने उस ग्लास को सीधा सीधा उठा करके कहाँ रख दिया, लिक्विड में रख दिया। ओके, लिक्विड में रख दिया। तो अगर हम आपसे ये कहें कि उस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बात समझना, देखो मेरी बात समझो। अभी आपने जब उस ग्लास को जब एयर में रखा था तो आपने कहा क्या, ए एन जी। क्या कहा आपने, जब उस ग्लास को, देखो मेरी बात समझो, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी निकाल रहे हो, ग्लास की। तो आपने कहा सर उस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब हम इसी ग्लास को उठा करके, है ना, अभी हमने कहा सर अभी यहाँ पे मेरे पास एयर था, ठीक है। अब इसी ग्लास को उठा करके अगर हम कहाँ रख दें, लिक्विड में रख दें, इधर भी लिक्विड इधर भी लिक्विड, तो आप क्या कहोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, यही कहोगे ना। दैट मीन्स एल एन जी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। हाँ, अब इस केस में आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर एयर के अलावा, वैक्यूम के अलावा अगर कुछ और चीज आती है ना तो हम उसको जरूर से जरूर मेंशन करते हैं, ठीक है। बस एयर वाले केस में छोड़ देते हैं। तो एल एन जी, अच्छा ये बताओ, क्या हम इस एल एन जी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए एन जी अपॉन ए एन एल? नहीं लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं। आपने कहा सर ये कैसे हो गया, हाउ सर हाउ? मैंने आपको ये बताया भी था। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास मान लो एल एन जी है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको ऐसे तो पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम देखो इसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्या, हम ये कहेंगे क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड वीएल अपॉन वीजी। बोलो ये लिख सकते हैं। ये तो आपको पता है ना फॉर्मूला, ये तो पता होना चाहिए। ये तो, अरे यार मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था। अगर देखो, चलो देखो आ जाएगा, अभी शॉर्ट फॉर्मूला बताया, पहले इसको समझ लो। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी अपॉन सी कर दो। तो आपने अगर सी अपॉन सी किया तो देखो हम कुछ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या 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 क्या, वी एल, यानी कि वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड अपॉन सी। गड़बड़ हो गया। देखो सी अपॉन वीजी लिख सकते हैं, इनटू ये। अच्छा देखो इसको देखो कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन सी अपॉन वी एल लिख सकते हैं क्या। और अब बताओ मेरे को, सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या बोलेंगे हम इसको, एन जी बोलेंगे, इनटू इसे क्या बोलेंगे, एन एल। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट मीन्स सॉरी एन एल। ओके, सो क्या हो गया, एन जी अपॉन एन एल, या इसी एन जी को हम क्या लिखते हैं, ए एन जी अपॉन ए एन एल। बोलिए, ये बात समझ में आई, तो ए एन जी अपॉन ए। याद रखना क्या ट्रिक क्या है कि अगर बोलता है एल एन जी, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, अगर बोलता है तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है उसको आप ऊपर रखो और जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है उसको आप नीचे रखो। लेकिन वेलोसिटी वाले में जस्ट अपोजिट कर लेंगे। अगर हम इसको वेलोसिटी के टर्म में अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे वी एल अपॉन वी जी। समझ गए। फिलहाल इसके भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये तरीका है, ये ट्रिक है, या चाहो तो ऐसे, फिर चाहो तो इस तरीके से आप याद रखो। क्लियर है। ये सब बातें हैं, नोट डाउन कर लो कहीं इधर साइड में, कहीं अपने कॉपी के कहीं कोने वाले पोजीशन पर है, समझ रहे हो, है ना। सारी चीजें नोट डाउन कर लो। ओके, तो हमने कहा सर क्या, ये चीज देखो, बात ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ईजी सी ये चीज है। तो एल एन जी इक्वल टू क्या हो गया, ए एन जी अपॉन ए एन एल हो गया। अच्छा, तो अब मेरी बात समझना, अगर हम आपसे ये कहें कि ये जो हमारी जो ए एन एल है, सिंस हमने कहा सर ये जो ए एन एल है यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्या ये ग्रेटर देन 1 है? ऑब्वियस सी बात है, किसी भी लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ी ही होती है। लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
एयर के कंपेरिजन में बड़ी होती है। एयर की कितनी होती है, 1 मानते हैं ना, तो लिक्विड की ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो क्या होगी, 1 से ग्रेटर देन होगी। क्लास 10th का जो है एनसीईआरटी उठाओ, आप देखो उसमें होगी, बिल्कुल होगी। तो अगर हम यहाँ पे अगर 1 रखेंगे, समझना, अगर हम यहाँ पे 1 रखेंगे, मतलब ग्रेटर देन अगर 1 रखेंगे, ग्रेटर देन अगर 1 रखेंगे, तो क्या हमें ये मिलेगा, एल एन जी इज लेस देन ए एन जी। यार सब मैथमेटिकल टर्म है, नहीं समझे। आपने कहा सर यहाँ पर आपके पास कोई भी एक वैल्यू है, मान लो आपने कहा सर 4 है, ठीक है, मान लो बहुत ज्यादा हो गया, ग्लास है ना, तो मान लो हमने कहा सर कुछ भी ले लो, ठीक है, और ये वाली वैल्यू उससे थोड़ी सी क्या करो, मतलब हमने कहा कि 1 से बड़ी ले लो, 1 से बड़ी ले लो। तो अगर आप इसको, अगर देखो, अगर ये बड़ी है, अगर ये बड़ी है 1 से, तो अब ऐसी बात है इसकी वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन जी से छोटी हो गई। अगर ए एन जी से छोटी हो गई तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, अरे देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यानी कि सॉरी, एल एन जी, हाँ ठीक है, एल एन जी इज लेस देन क्या हो गया, ए एन जी, हाँ ठीक है, चलो एल एन जी इज लेस देन ए एन जी, ठीक है। तो हमने कहा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो ग्लास है ना विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो ग्रेटर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी वो ग्रेटर है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ठीक है। इस केस की अगर हम बात करें पर्टिकुलर, तो हमने कहा देखो, एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, हाँ ठीक है, देखो इसका जो है ना हम लोग अभी फर्दर यूज करेंगे, क्या है देखो, अब हमें एक फॉर्मूला पता है, मान लिया जाए कि इफ क्या कर ले, लेट कर लें क्या, कि जो हमारी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर बी एफ ए, भाई एयर की फोकल लेंथ हम क्या, एयर में जो हमारी फोकल लेंथ है वो कितनी एफ ए है, और एंड इन लिक्विड, लिक्विड में कितनी है, एफ एल है, क्या है, एफ एल है। तो ये मेरे को बताओ, अभी तक आप जो फॉर्मूला लिखते थे, आप लिखते थे एफ, आप 1/f लिखते थे, अब क्या लिखोगे, एयर के लिए क्या लिखोगे, अगर आपकी ग्लास, बात समझो, अगर आपकी ग्लास एयर में रखी है तो क्या रखोगे, अब वहां पे आप एयर में उस पर्टिकुलर लेंथ की फोकल लेंथ निकालोगे, तो 1/f इज इक्वल टू सेम वही फॉर्मूला, क्या, हाँ अब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट दोगे, क्या, अब आप कहोगे सर ए एन जी, है ना, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आपकी मतलब आप ये एग्जैक्टली दिखा रहे हो कि आपकी जो ग्लास है वो कहाँ रखी गई है बच्चे, एयर में रखी गई ना, ए एन जी मान सिंपल, वहां पर भी हम केवल एन लेते थे, एन का मतलब वन अंडरस्टूड था कि ठीक है फिलहाल एयर, लेकिन अब आपको अब यहाँ पे दो चीजें आ गई ना, आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ए एन जी माइनस एन 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमारा मान लो हुआ कुछ भी एक इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर ए मान लो, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली लिक्विड के लिए देखो हम क्या लिखेंगे, 1/fl, मजा आया, हाँ अब सर मजा आ रहा है ना, fl मतलब लिक्विड के लिए, है ना, कि मतलब क्या, कि लिक्विड में उस पर्टिकुलर लेंस की फोकल लेंथ, वर्ड्स पे ध्यान दो, लिक्विड में आपने उस लेंस को उठा करके रखा, और लिक्विड में अब उस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी, दैट मीन्स 1/fl इज इक्वल टू क्या रखोगे, देखो ये रखोगे ना, lng -1, समझ रहे हो, LNG रखोगे, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ओके, 1/r1, इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना, बोलो, एक जरा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, एयर में रखा तो ANG, लिक्विड में रखा तो LNG, बस हो गया, इसमें क्या कंफ्यूजन है। बी, क्या करो आप इसको डिवाइड करो, ए को और बी को आपस में क्या करो, डिवाइड करो, तो देखो क्या मिलेगा, थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम, ध्यान समझना देखो, अगर इसको डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 1/fa अपॉन 1/fl, आई होप आपको यहां तक नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो 1/fa इज इक्वल टू, सॉरी 1/fa, एलएचएस वाले को एलएचएस वाले से क्या डिवाइड कर दे, इसको देखो, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा, देखो जब आप बात समझो, थोड़ा सा इमेजिन करो, पूरा नहीं लिखते हैं, ऐसे ऐसे करना नहीं है अपनी कॉपी में, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, सेम चीज है ना, क्या बचेगा आपके पास, ANG -1 अपॉन LNG -1, ये बचेगा। फाइनली देखो यहां से, देखो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो ये FL चला जाएगा ऊपर, FA आ जाएगा नीचे, सो FL अपॉन FA इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ANG -1 अपॉन LNG -1। और आप मेरे को बताओ, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सर LNG की जो वैल्यू है वो ANG से कम है, LNG की देखो क्या आप क्या कह रहे हो, LNG की जो वैल्यू है वो ANG से कम है, दैट मीन्स LNG की वैल्यू जो है, LNG की वैल्यू जो है वो LNG से कम है। तो अगर आप यहाँ पे अगर 1 की यहाँ पे अगर आप एक वैल्यू रखते हो, ठीक है, तो हम ये डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, क्या बात समझना है यहाँ पे थोड़ा सा, कि जैसे हमने कहा, ऐसा समझो, अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू रखें, ठीक है, इस LNG की कोई भी मान लो एक वैल्यू ले करके चलो, मान लो यहाँ पे आप ले लो 2, सपोज करते हैं यहाँ पर आपने ले लिया 2, और इसकी वैल्यू आपने ले ली कितनी
देखो ऐसा करो, आप यहाँ से कोई भी एक वैल्यू रख करके देख लो, लेकिन क्या रखना है, जैसे मान लो आपने ए एन जी इक्वल टू मान लो ले लिया, मान लो सपोज करते हैं कि ए एन जी मान लो हमने लिया 2 और एल एन जी हमने मान लो ले लिया, चलो इसको थोड़ा सा 3 ले ले, कुछ भी ले लो यार लेकिन कम रखो, है ना। मान लो हमने ले लिया 2, जब आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो क्या आपको इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगी? चेक कर लो, 3 - 1 2, 2 - 1 1, कितना आया? 1 आया, दैट मीन्स 2 आया, 2 आया, तो 2 क्या है? ग्रेटर देन 1 है। कोई भी वैल्यू रखो ना, चेक करके देख लो, यहाँ इसके अकॉर्डिंग रखना है। अगर कोई भी एक वैल्यू रखो जो, और ये वाली वैल्यू से छोटी रखनी है, एल की वैल्यू से छोटी रखनी है, क्योंकि यहाँ इसके अकॉर्डिंग, तो हमें क्या मिलेगा? हमें ग्रेटर देन 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या है ग्रेटर देन 1 का? देखो मतलब क्या है ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि हमारी जो मतलब देखो ऐसे समझो, ग्रेटर देन 1 है ना, ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एफ एल होगा वो, अगर हम इसको इधर इस तरफ भेजें, ठीक है, तो एफ एल जो हमारा होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन एफ ए होगा। यहां से यही बात तो निकल के आ रही है। मैथमेटिकल ये सब टर्म्स हैं, नहीं समझे भाई। इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, और 1 अपॉन में क्या है? एफ ए है, ठीक है। तो जो एफ ए की वैल्यू होगी वो एफ एल से क्या होगी? छोटी ही तो होगी। समझ रहे हो? नहीं आई बस। कैसे इसको देखो समझा जाए, एक एग्जांपल लेकर, या फिर आप बताओ मेरे को ये बात आपको समझ में आ रही है नहीं यार? इसको देखो एक एग्जांपल लेकर के समझाते हैं। देखो जैसे अभी आपने कहा ना कि इसको अभी हमने मान लो ए एन जी की वैल्यू भी हमने 3 रखी, एल एन जी की वैल्यू हमने 2 रखी, तो हमने सॉल्व किया तो क्या मिला? थोड़ा सा समझना है आप, इसको अभी लिखना नहीं। इज इक्वल टू 2 मिला, तो एफ एल इज इक्वल टू आपने क्या कहा? 2 इंटू एफ ए। तो देखो एफ ए में जब आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तब आपको क्या मिल रहा है? एफ एल मिल रहा है, यानी कि एफ एल एफ ए से क्या है? बड़ा है। अगर इस 2 को हटा दें है? तो एफ एल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा ना। एफ ए में जब हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान समझो ना, एफ ए में जब हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एफ एल से क्या मिल रहा है? ये तब जाकर के एफ एल के इक्वल हो रहा है। मतलब कि ऐसा हुआ कि आप किसी एक बच्चे को पीटने के लिए 4 बच्चों को उठा करके ले आए। हाँ सर, अब सब समझ में आया है। तो उस बच्चे की पावर क्या आपसे ज्यादा है? क्योंकि वो एक अकेला किस पर है? भारी है 4 बच्चों पर, है? तो वैसे ये है। तो एफ एल ऑब्वियस ही बात है, एफ एल हमारा क्या हो गया? एफ ए से बड़ा हो गया। तो इसी का क्या मतलब हुआ? यानी कि आपने कहा कि जब अगर हमने ऐसा किया, यानी कि हमने उस लेंस को उठा करके एक लिक्विड में रख दिया, तो इस केस में, और हाँ, उस लिक्विड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर कम है, तो हम कह देंगे, हम ये बोल देंगे कि हमारी जो फोकल लेंथ है ना वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। यही तो इसका मतलब समझ में आ रहा है। तो इसको लिख लिया जाए सुटेबल फॉर्म में। देखो देखो बच्चे, तो यहां से आपको अपनी कहानी का पहला कंक्लूजन मिला क्या? कि अगर आप किसी लेंस को उठा करके एक ऐसे लिक्विड में रख दो जिसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर कम होगी, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। क्लियर हुई बात? क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन उसका जो नेचर होगा ना वो अभी भी वैसा ही रहेगा। मतलब नेचर कहने का मतलब क्या है कि अगर वो कॉनकेव लेंस है तो अभी भी वो कॉनकेव लेंस रहेगी, या फिर अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो अभी भी वो सेम एज कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ओके, दोनों जगह हमने कॉनकेव लिख दिया है। मतलब अगर वो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स ही रहेगा, और अगर कॉनकेव है तो कॉनकेव ही रहेगा। ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बच्चे यहाँ से, ठीक है? डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि चलो बताओ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी है और मतलब कुछ दे दिया, और लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो कम है, तो क्या क्या चेंजेस होगा? 4 ऑप्शन दे दिया, चलो टिक लगाओ। आगे बात समझ में कर लोगे अब? तो ये हमारा पहला, हमारी कहानी का पहला कंक्लूजन। 3 कंक्लूजन निकालने हैं जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। दूसरा कंक्लूजन देखो, बहुत ही आसान है। ओके, देखो अब हमने कहा कि अब हमारे पास जो लेंस है, बात समझना, वर्ड्स पे ध्यान दो। हमने कहा सर हमारे पास जो लेंस है ना, अब हम उसको उठा करके क्या कर रहे हैं? किसी एक ऐसे लिक्विड में रख देते हैं जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जिस लिक्विड में उठा करके लेंस को रखा उस लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हमारा जो ग्लास है, दैट मीन्स जो लेंस है, उस लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी है? सेम है। क्लियर है? तो हमने कहा क्या कि इफ ओके द लेंस is immersed in liquid whose refractive index क्या हो जाए? is equal to refractive index of glass। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा? दैट मीन्स हमने कहा, इसका क्या साफ साफ मतलब, इसका मतलब है कि ANL इज इक्वल टू ANG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड
विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो चलो भैया रख देते हैं, देखो क्या हो जाएगा। सो अभी हमने थोड़ी देर पहले अभी हमने एल एन जी का भी हमने फॉर्मूला देखा। मार्कर खराब जल्दी खत्म हो जा रहा है और चल भी रहा है बढ़िया। देखो एल एन जी का भी हमने देखा, सिंपल सा भी हमने मतलब देखा क्या, ए एन जी अपॉन ए एन एल ही तो देखा, ठीक है। और हमने कहा कि भाई अब अगर ये दोनों अगर आपस में अगर इक्वल हो गए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 भाई। किसी एक को चेंज कर लो, कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी कि एल एन जी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब मेरी बात समझना, अब अगर हम फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं 1 अपॉन एफ एल, ठीक है, यानी कि फोकस लेंथ इन लिक्विड। 1 अपॉन एफ एल का मतलब क्या है कि फोकस लेंथ इन लिक्विड, ओके, एफ एल का मतलब है। तो फॉर्मूला रखो, अब कहाँ आपने लिक्विड में रखा है, दैट मीन्स क्या रखोगे, एल एन जी माइनस 1 और इंटू 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, ओके। देखो सो यहाँ पर आप इस एल एन जी की वैल्यू कितनी रखोगे, 1, तो ये पूरी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सो 1 अपॉन एफ एल इज इक्वल टू 0। बात समझना, ये भाई ये 0 आया तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा तो एफ एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। आगे बात समझ में, मैंने आपको जो बताया था। तो कहानी का सेकेंड कंक्लूजन, सेकेंड कंक्लूजन भाई क्या है, सेकेंड कंक्लूजन यही है कि हमारी जो फोकल लेंथ होगी ना, फोकल लेंथ, इस केस की बात कर रहे हैं है ना, फोकल लेंथ ऑफ लेंस बिकेम इनफाइनाइट। क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर इनफाइनाइट हो गई तो इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर हमने कहा सर मेरे पास अगर एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट है, इसका मतलब हमारे पास वो एक प्लेन केवल हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट लेंस है। क्लियर है, मतलब कि एक प्लेन ट्रांसपेरेंट लेंस। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स it means it behave as plain transparent प्लेट। सिंपल, बस ये एक प्लेन ट्रांसपेरेंट प्लेट की तरह बिहेव करेगी और कुछ भी नहीं, ठीक है। वाटर में अगर आप इसे रख दोगे उठा करके, ऐसा लगेगा अच्छा ये केवल तो एक प्लेन ट्रांसपेरेंट है ना, बस ऐसा। तो ये हमारी कहानी का दूसरा कंक्लूजन। अब तीसरा कंक्लूजन चलो आप कर सकते हो क्या, सिंपली हमने क्या कहा कि अब हम इसको उठा करके किसी एक ऐसे लिक्विड में रख दिया जाए जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। क्लियर है, किया जाए। चलो देखो हमने कहा क्या, अब हमारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो लिक्विड है ना, वो ज्यादा बड़ी होगी इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से। सो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स हमने कहा कि ए एन एल इज ग्रेटर देन ए एन जी, यही तो मतलब है इसका, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। चलो देखो रख दो। तो अभी अपने थोड़ी देर पहले एल एन जी का भी अपने फॉर्मूला देखा, एल एन जी इक्वल टू क्या था, तो आपने कहा सर ए एन जी अपॉन ए एन एल, ठीक है। अच्छा आपने कहा सर अगर ये बड़ी हुई, बात समझना, अब ए एन एल क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अगर आपने कहा सर मान लो ये 1 है और 1 अपॉन समथिंग कुछ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो वैल्यू मिलेगी, इस पूरे की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। आप कह रहे हो मान लो सर ऊपर हमारे पास मान लो 1 है और नीचे 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू मिलेगी जो क्या होगी, 1 से कम होगी, तो लेस देन 1। अच्छा लेस देन कम होने का देखो क्या मतलब है, तो आपने कहा सर मेरे पास एक फॉर्मूला था 1 अपॉन एफ एल इज इक्वल टू एल एन जी माइनस 1। एल एन जी क्यों, क्योंकि हम फोकल लेंथ इन लिक्विड निकाल रहे हैं ना, और 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। देखो बात समझो, आपने कहा सर एल एन जी, ठीक है, एल एन जी की वैल्यू देखो हमें क्या रखनी है, ऐसा समझो कि ये हमारी जो एल एन जी की जो वैल्यू आई है वो क्या है, लेस देन 1 है। तो अगर आप यहाँ पर कोई एक वैल्यू रखते हो, आपने कहा सर मान लो हमने रख दिया 0.7 माइनस 1, तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू किस में मिलेगी, माइनस में मिलेगी। 0 जो है माइनस का 0.3 करके मिलेगा, समझ रहे हो, माइनस का 0 माइनस में मिलेगी ना। अगर 1 से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ी 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है इस एल एन जी की वैल्यू आप यहाँ पे 1 से छोटी रखो ना, कुछ भी 1 से छोटी रखो तो क्या मिलेगी, माइनस में मिलेगी। तो माइनस में मिलने का मतलब क्या है, यानी कि ये जो आपको मिला ये आपकी एक निगेटिव वैल्यू मिली। तो निगेटिव का क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स आपने कहा कि सर इस केस में हमने कहा ना, इसके देखो निगेटिव मिला ना, तो हमने कहा सर इस केस में क्या हुआ, इट मीन्स जो फोकल लेंथ होगी किसकी, फोकल लेंथ ऑफ लेंस किसमें, इन लिक्विड बिकम निगेटिव। सोचो, यानी कि आपने कहा सर अभी मेरे पास सर ये कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे थे, लेकिन अब जैसे ही हमने इसको एक ऐसे लिक्विड में डाला जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या थी, ज्यादा थी, तो अब हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस था, अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस को डाला होगा उस लिक्विड में तो वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस बन गया होगा कॉनकेव लेंस, या फिर अगर हमने कॉनकेव लेंस को रखा होगा तो हमारा वो कॉनकेव लेंस बन गया होगा
किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। क्लियर है बात, है ना। तो हमने कहा सर यहाँ से हमारा जो तीसरा जो कंक्लूजन निकला, थर्ड जो हमें जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, हमने कहा देखो ओके, कंक्लूजन देखो हमारा क्या निकला कि ऑब्वियसली बात है उसकी जो फोकल लेंथ है वो तो डिक्रीज हुई ही हुई, और साथ ही साथ देखो और एक बात और क्या हो गई कि हमारी जो लेंस होगी, है ना, लेंस विच वॉज कॉन्वेक्स इन एयर, जो एयर में क्या थी, कॉन्वेक्स थी, ठीक है। नाउ एक्ट एज कॉनकेव इन दैट लिक्विड, स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड नहीं, दैट लिक्विड, स्पेशल नहीं लिखते हैं, यानी कि अब उस टाइप के लिक्विड में, यानी कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उस लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, उसमें अब आपका वो एज एक्ट करेगा एज अ कॉनकेव लेंस की तरह। क्लियर है। तो ये हमारी बेसिक सी 3 बातें। अब यहां से आपका जैसा भी देखो क्वेश्चन आता है ना, आप तुरंत कर लोगे, ठीक है, समझ रहे हो। वो चाहे आपका क्वेश्चन चाहे केस बेस पर हो, है ना, केस स्टडी के बेस पर हो, वो चाहे आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, आप देखते ही पहचान जाओगे कि अच्छा ये है तो ये बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगा तो तुरंत समझ गए ना, अच्छा इसमें था ये, तो वही समझ रहे हो, ये चीज फील कर पा रहे हो आप, इसको आप मेरे को ये कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अब जल्दी से देख लेते हैं इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल का बहुत ज्यादा इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिलहाल लेना देना है ना। ये इसके सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, यानी कि छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ही ज्यादा। चलो देखो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है ना। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया ना, ये डिफिकल्ट एकदम नहीं है। ध्यान से मेरी बात समझो। देखो क्या बोल रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर में उसकी फोकल लेंथ दे दी गई। हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करना सीखोगे, मतलब आप यहाँ से मान लो अब आप यहाँ से कहोगे सर एफ ए दे दिया है ना, अब कहोगे फोकल लेंथ इन एयर, दैट मीन्स एफ ए, एफ इज इक्वल टू देखो कितना दिया है। अच्छा कौन सी लेंस है भाई, ऑफ लेंस इन एयर, ओके ओके ठीक है, 20 सेंटीमीटर व्हेन इट इज डीप्ड इन लिक्विड of refractive index 1.3 then find its focal length, the refractive index of glass is 1.5। ओके ठीक है, तो बेसिकली ठीक है, यहाँ पे हम जो है कॉन्वेक्स लेंस लेकर के चल रहे हैं, ऐसा कुछ दिया तो है नहीं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं एक मिनट, ये कॉन्वेक्स लेंस ही दिया है, लिखना भूल गया। ओके ठीक है, तो ये आपकी कॉन्वेक्स लेंस दी गई है ना, और कितनी है, मतलब उस कॉन्वेक्स लेंस की जो एयर में जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स प्लस का 20 सेंटीमीटर। When it is डीप्ड अब किसको उसमें डुबाया गया, किसमें रख दिया गया, लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। ओके, अब इसको अभी तो ये एयर में था, अब उसको लिक्विड में रख दिया गया, या समझ में आ गई बात, अब इसको लिक्विड में रख दिया गया। अब उस लिक्विड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितनी है, 1.3, बात समझना, 1.3 वाले लिक्विड में रख दिया गया। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ओके देखो, तो पहले देखो एयर में ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी, 1.5, लिक्विड की कितनी है 1.3। तो ऑब्वियसली बात है आपकी फोकल लेंथ, आपको पता चल गया, आपने जैसे ही क्वेश्चन को देखा ना, आपको पता चल गया कि आपका जो फोकल लेंथ आएगा इन लिक्विड वो बढ़ी हुई वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। बस यही आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके दे देगा। बोलो क्लियर है बात, समझ में आ रही बातें। तो अगर ऑप्शन में अगर आपको सारे के सारे वैल्यू अगर मान लो सब 3 वैल्यू बड़ी है, 3 वैल्यू छोटी, और एक वैल्यू अगर आपको बड़ा दिखता है तो लगा दो, 20 सेंटीमीटर से अगर जो बड़ी वैल्यू होगी लगा दोगे, या फिर जैसा भी क्वेश्चन देगा कर सकते हो ना। आपको इतनी बात यहाँ समझ में आ रही है ना। देखो तो हमने कहा सर एफ इज इक्वल टू कितना है, प्लस का 20 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फोकल लेंथ निकालनी है लिक्विड में। तो लेट कर लेते हैं क्या कि फोकल लेंथ इन लिक्विड इज इक्वल टू एफ एल, ये मान लिया जाए। अब देखो तो एफ ए दिया है, तो एफ ए एज वी नो सर 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम कहेंगे सर ए एन जी। हाँ अब सर यहां से कहोगे ए एन जी नहीं, -1 और 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2। चलो तो 1 अपॉन एफ ए की वैल्यू दी गई, रख लेते हैं, ठीक है। एफ इज इक्वल टू देखो कितना दिया है, 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू ए एन जी की वैल्यू देखो कितनी है, 1.5, ये देखो ए एन जी -1 और 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2, इसको रहने दो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर है। चलो अब फिर देखो क्या कह रहा है कि अब देखो अब हमें फिर ये भी पता है क्या, 1 अपॉन एफ एल। अब एफ एल इज इक्वल टू जब आप करोगे तो अभी आपने एयर में रखा था तो ए एन जी लिखा, अब जब आप उसको अपने लिक्विड में रख दिया तो क्या लिखोगे, एल एन जी। आ रही बात समझ में, एल एन जी। क्लियर है। देखो कितना आसान है, कितना ही आसान है बच्चे, देखो 1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2 ये होगा। अब आपको एल एन जी चाहिए, मेरी बात समझो, क्या आप एल एन जी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो कैसे,
आपने कहा सर मेरे पास सर NG पता है कितना है 1.5, मेरे पास NL पता है कितना है 1.3, तो मेरे पास जो है LNG कितना हो जाएगा। मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया क्या, NG अपॉन NL, यही तो बताया है। NG की वैल्यू देखो कितनी है 1.5 अपॉन NL की वैल्यू कितनी 1.3। छोड़ दो मत सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो 1 अपॉन FL दिया है क्या व्हेन, ओके सॉरी 1 आपको FL निकालना है, चलो कोई बात नहीं। तो LNG की वैल्यू देखो कितनी आ गई, LNG की वैल्यू आ गई 1.3 अपॉन 1.5 अपॉन 1.3 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस R2। ओके, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। ये मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्या कर दो आप इसको इससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल आउट, इसकी कहानी खत्म, ये पूरी कहानी खत्म। 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड 2, ओके। तो 1 अपॉन 20 अपॉन 1 अपॉन FL इज इक्वल टू, जो पूरा पूरा कट गया, इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं है ना, नहीं समझे, इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं है ना। क्या लिख दिया जाए, केवल ऊपर वाला लिख दो 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5 अपॉन 1.3 माइनस का 1। क्लियर है, चलो ये FL चला जाए टॉप पर, FL अपॉन 20 इज इक्वल टू 1.5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, पॉइंट का 5 अपन इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 1.5 माइनस का 1.3 अपॉन 1.3, ये 1.3 चलाएगा सबसे टॉप पर, तो कितना हो जाएगा देखो 0.5 इंटू 1.3 अपॉन, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1.5 माइनस, एक मिनट इसको लिख ही लो, 1.5 माइनस 1.3, ओके। चलो इसको सॉल्व कर दो, तो देखो फाइनली हमारे पास देखो क्या बचा, हमारे पास बचा FL अपॉन 20 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बचे 65, 65 यानी कि 6.1 है ना, तो कितना आएगा भाई हमारे पास, एक मिनट, चलो देखो एक मिनट रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो ये कट जाएगा, तो 0.5 इंटू 1.3 अपॉन, बात समझना, यहाँ पे इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा, ये आपके पास बचेगा 0.2, ये कितना बचेगा, 20 को इधर भेज दो है ना, या फिर चाहो तो ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, बात समझो, FL अपॉन 20, आप चाहे तो इसको चाहे जिस तरीके से कर लो भाई, अगर आप इसको 3 स्टेप में करना चाहते हो 3 स्टेप में कर लो, 2 हो जाएगा। ये देखो ये 2 10 जा 20 कटा, क्या बचा, इस 10 को अब इधर भेजो तो कितना हो जाएगा, FL इज इक्वल टू, ये 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1.3 इंटू 2, सॉरी 10 इंटू 10 हो गई ये। सो फाइनली FL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 13 5 जा 65 यानी कि 6.5 इंटू 10 दैट मीन 65 क्या सेंटीमीटर। तो FL कितना है, यानी कि फोकल लेंथ इन लिक्विड 65 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कंपेरिजन टू लिक्विड, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। देखो एयर में देखो कितनी कम थी और ग्लास में देखो कितनी ज्यादा हो गई। तो यही बेसिक हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, यही मेन हमारा क्वेश्चन करना था। मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्या है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आया भी हुआ है, एग्जाम में भी आया हुआ है, आप PDF में देख लेना, बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से लगता है वीडियो हो गया बहुत ही ज्यादा बड़ा, शायद अब तक का मेरे ख्याल से लग रहा है शायद सबसे ज्यादा बड़ा वीडियो, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठे बहुत टाइम हो गया। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, और हाँ आप जो है कमेंट करके बताओगे कि आपको ये चीजें कैसी लगी, आपको समझ में आई या नहीं। और देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब चीजें है ना, इन सब चीजों को आप छोड़ नहीं सकते। फिर आप कहोगे सर वो केस स्टडी वाले क्वेश्चन, तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन को सॉल्व अगर आपको करना है तो आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्लियर है, चलो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। ओके ओके ओके, चलो।